नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दौर ये लगातार चल रहा था और इसमें हमने कई सारे वीडियोस देखे हैं इस श्रृंखला में। ये हिंदी माध्यम की है, ऐसी ही इंग्लिश वाली भी आएगी। तो इसमें जब आप पीछे वाला देख रहे थे उसमें कुछ अधिनियमों को हमने देखा था, जैसे कि भारतीय परिषद अधिनियम, और हमने ये देखा कि 1857 की जो क्रांति थी उसके बाद गतिविधियां बहुत बदलती हैं। अंग्रेजों का भी जो रवैया है वो भी चेंज हो जाता है। और उसके अलावा जो भारतीय समुदाय है उसमें भी एक जागरूकता पैदा होती है। मतलब वो ये समझ जाता है कि हम कर सकते हैं और कुछ बड़ा करने की आवश्यकता है, लेकिन धीमे धीमे प्रयास करना है और ये गतिविधियां धीमी रहती हैं। लेकिन जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो यहाँ एक नई परिस्थिति का जन्म होता है और वही हम देख रहे हैं। तो यहाँ दिया हुआ है कि 1885 में पहला अधिवेशन जो है इसका आयोजन बंबई में होता है। इसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है डफरिन के सौजन्य से होती है, A.O. ह्यूम के द्वारा। तो इसमें पहला अधिवेशन कहाँ पर होता है? बंबई में होता है। ये प्रस्तावित था कलकत्ता में, लेकिन उस समय वहाँ पे अकाल और महामारी की स्थिति थी, तो इसकी वजह से इसे बंबई में करना पड़ता है। ये इसमें फैक्ट है। तो कभी कभी हो सकता है कि पूछा जाए प्रस्तावित कहाँ पर था, तो प्रस्तावित जो था ये कलकत्ता में था। इसके बाद आप A.O. ह्यूम को देखेंगे तो A.O. ह्यूम के द्वारा स्थापित ये जो भारतीय राष्ट्रीय संघ है, इसमें एक फैक्ट ये है कि जो A.O. ह्यूम थे, जो कि यहाँ पे ब्रिटिश प्रशासनिक सेवा के रिटायर्ड ऑफिसर थे, ये एक सिविल सर्वेंट थे जो कि रिटायर हो चुके थे। तो उनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय संघ की पहले ही स्थापना की जा चुकी थी, लेकिन बाद में डफरिन के सौजन्य से यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। मतलब एक तरह से यही चीज़ जो है ये कांग्रेस बन जाती है, बस इतना ही है। इसके बाद आप IMC की स्थापना को देख रहे हैं। तो IAMC जो है इसकी स्थापना का सिद्धांत और इसके जो अनुयायी हैं वो आते हैं। सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत, ये सेफ्टी वाल्व का जो सिद्धांत है, सेफ्टी वाल्व बनाने वाला काम जो है ये तो डफरिन का था या अंग्रेजों का था, लेकिन इस प्रिंसिपल को लोगों को समझाना और इसको लोगों के सामने ले आना ये काम लाला लाजपत राय का था। उसके बाद षड्यंत्र का जो सिद्धांत था यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये RP दत्त का है। मतलब षड्यंत्र किस प्रकार का है उसको लोगों के सामने जाहिर करना। इसके बाद प्रकाश संवाहक सिद्धांत को आप देखेंगे तो ये गोपाल कृष्ण गोखले का है, GK गोखले, मतलब गोपाल कृष्ण गोखले। इसके बाद उदारवादी चरण के प्रमुख नेता, जब कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, तो उसके बाद जो एक लंबा दौर चलता है, मतलब आप समझ लीजिए कि 1907 तक तो ये चलता ही है, हालांकि गतिविधियां बीच में भी दिखाई देती हैं। तो ये पूरा जो समय है ये उदारवादियों का है। इस समय कांग्रेस पर पूरी तरह से उदारवादी जो नरमपंथी नेता थे उन्हीं का वर्चस्व था। लेकिन 1905 का जो बंगाल विभाजन होता है उसके बाद मानसिकताएं बदलती हैं और लोगों का एटीट्यूड परिवर्तित होता है। मतलब लोग समझ जाते हैं कि अंग्रेज ऐसे नहीं मानेंगे, और इसीलिए यहाँ पर गर्म दिमाग वाले जो विचारधारा वाले लोग रहते हैं वो हावी होने का प्रयास करते हैं। कुल मिलाकर 1907 का जो अधिवेशन था कांग्रेस का, उसमें जूतम पैजार की नौबत आ जाती है। मतलब गर्म दल और नरम दल में भिड़ंत हो जाती है, और इसका परिणाम ये होता है कि नरम दल वाले पहले से ही यहाँ जड़ जमाए हुए थे, तो गर्म दल को बाहर का रास्ता देखना पड़ता है। हालांकि फिर एकीकरण होता है, लेकिन लंबे समय बाद। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर कुछ जो उदारवादी नेता हैं उनके नाम दिए हैं। तो इस प्रकार से भी प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में, खासतौर पे जो प्रीलिम्स होते हैं। और हाँ, ये एक चीज़ और है कि जो वीडियो आप देख रहे हैं ये मेंस के लिए भी उतना ही उपयोगी है जितना कि प्रीलिम्स के लिए। मेंस में भी आंसर राइटिंग करने के लिए आपको तथ्यों की आवश्यकता होती है। बिना तथ्यों के, बिना जो ठोस जानकारी है उसके आप उत्तर नहीं लिख सकते। विश्लेषण करना, एनालाइज करना, वो सब आपका काम है, लेकिन जानकारियाँ आपको किताबों से या जो वीडियोज़ हैं उनसे बटोरनी होगी। तो यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और ये सभी महत्वपूर्ण है। तो इसमें उदारवादी चरण के जो प्रमुख नेता हैं उनके पूछे जाते हैं प्रश्न। जैसे कहा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता उदारवादी नहीं था। अब नीचे यहाँ पर 4 नाम दिए रहेंगे, उसमें से 3 नाम जो है वो नरमपंथी नेताओं के होंगे और कोई एक नाम जो होगा वो गर्मपंथी या कुछ बाहर वालों का होगा। ठीक, तो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। और भी बहुत तरीके हो सकते हैं। दादा भाई नौरोजी थे इसमें, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इसके अलावा बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, और इसे जरा छोटा कर लीजिए नहीं तो आधे लोग दिखाई ही नहीं देंगे। अब ठीक है, इसमें देखिए फिरोज शाह मेहता, उसके बाद P आनंद चार्लू नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, ये सब जो आप देख रहे हैं ये उदारवादी चरण के प्रमुख नेता थे। वैसे तो बहुत सारे थे, पार्टी बनती है तो किसी एक या 2 आदमी से तो बनती नहीं है, लेकिन जो उसमें हेड है या एक तरह से लीडर टाइप के लोग हैं उनके नाम दिखाई देते हैं। उसके बाद आप आनंद मोहन बोस को भी इसमें जोड़ सकते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी नरमपंथी ही थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बाद अब ये कहा गया कि प्रारंभिक राष्ट्रवादी, ये प्रारंभिक राष्ट्रवादी जो संबोधन है ये किसके लिए है? ये उदारवादी नेताओं के लिए ही है, मतलब जो नरमपंथी थे उन्हीं के लिए। तो इनके जो उपागम है उसमें अगर देखा जाए, उपागम का मतलब ये होता है कि गतिविधियां इनकी क्या है, ये किस प्रकार से काम करते थे। तो इनका तरीका ये था कि संवैधानिक दायरा, संविधान किसका? तो ब्रिटिशों का बनाया हुआ जो संविधान था या सरकार के जो नियम कायदे थे उसके अंदर रहकर प्रदर्शन करना और सभाएं करना, जैसे कि गांधी जी भी करते थे। गांधी जी सत्याग्रह करते थे, हड़तालें करते थे, लेकिन वो मार धाड़ में विश्वास नहीं करते थे, अहिंसावादी थे और उनका सारा जो तरीका था वो अहिंसा पर आधारित था
और उनका यह भी कहना था कि जो अनशन करने वाली चीज़ होती है, मतलब आमरण भूख हड़ताल या अनशन किया जाता है, वो अंतिम विकल्प होना चाहिए, क्योंकि वह भी एक हिंसक तरीका ही है। तो ये सब चीज़ें फिलहाल गांधी जी को भी जाने देते हैं। तो ये जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी थे, उदारवादी थे, ये हड़ताल करते थे, सभाएं करते थे, लेकिन सरकार के नियम के दायरे में रहकर। भारत के पक्ष में जनमत का निर्माण करवाना, ये इनका मेन उद्देश्य था। इंग्लैंड में भारतीय पक्ष में समर्थन बढ़ाना, मतलब भारतीय पक्ष जो था उसके प्रति समर्थन को बढ़ाना, यानी सहानुभूति प्राप्त करना और उसके जरिए आज़ादी प्राप्त करना, ये इनका लक्ष्य था। भारतीयों में राजनीतिक शिक्षा को बढ़ावा देना, राजनीति में भारतीय तत्पर हों, और राजनीति में जब भारतीय भागीदारी बढ़ेगी तो इससे हमारा पक्ष मजबूत होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। इसके बाद आप नीचे देख रहे हैं एक चीज़ और कही गई है कि ब्रिटेन से भारत के राजनीतिक संबंधों को बनाए रखना। यहाँ आप देख रहे हैं ब्रिटेन से भारत के राजनीतिक संबंधों को बनाए रखना, क्योंकि वह समय ब्रिटिश सरकार को प्रत्यक्ष चुनौती देने हेतु उपयुक्त नहीं था। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी हैं ये भी अपनी जगह पर सही है। कौन व्यक्ति कैसा निर्णय लेता है, लोग आरोप लगाते हैं कि फलाने नेता जो थे उन्होंने इससे पहले अगर इस प्रकार का तत्काल निर्णय लिया होता, जैसे जवाहरलाल नेहरू पर आरोप लगते हैं कि तत्काल में जो कश्मीर वाला क्षेत्र था उसका विलय कर लिया होता, मतलब तत्काल एक्शन की आवश्यकता थी, वो किया होता तो शायद आज ये स्थिति नहीं रहती। बात तो ठीक है, लेकिन तत्काल की परिस्थितियां कैसी थी ये भी तो सोचने वाली बात है। कितना दबाव था बाहर से, अगर उस दबाव को एकदम से नज़रअंदाज कर देते तो दूसरी ही भयंकर जो स्थिति है वो क्रिएट हो जाती। खैर उसकी चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन एक उदाहरण के तौर पे तो यहाँ जो ये उदारवादी थे इनके ऊपर गर्मपंथी ये आरोप लगाते थे कि ये गुलामी कर रहे हैं। इनका सिर्फ नाम है कि ये देश की आज़ादी चाहते हैं, लेकिन असल में ये सरकार के अधीन रहकर ही काम करना चाहते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी खामी है, और इसीलिए हम लोगों का आगमन होता है, यानी जो गर्मपंथी है उनका आगमन होता है, और हम एकदम से मार धाड़ कर, जुलूस निकाल कर और एकदम झगड़ा लड़ाई करके चाहे जैसे आज़ादी प्राप्त करेंगे, क्योंकि वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये कथन किसका है वो आप जानते हैं। तो इस प्रकार की विचारधारा जब गर्मपंथी दिखाते हैं तो इसमें ये तर्क संगत नहीं है। बात यह है कि जो नरमपंथी लोग थे यानी प्रारंभिक राष्ट्रवादी थे, जिस समय के ये हैं, आप देख रहे हैं 1885 का समय, इस समय अंग्रेजों के खिलाफ आप एकदम से खड़े नहीं हो सकते। अपने पक्ष को पहले मजबूत करिए। ऐसा नहीं होता कि आप शत्रु के किले में डायरेक्ट हमला बोल देंगे, पहले अपनी शक्ति को मजबूत करेंगे और उसके बाद तब जाकर अटैक करेंगे तो सफल होंगे। ऐसे एकदम सीधे सीधे जाकर भिड़ जाना ये बुद्धिमानी तो है नहीं, तो सुसाइड है। और वही चीज़ थी। तो इसलिए नरमपंथी भी अपनी जगह सही थे, और गर्मपंथियों का जब दौर आता है और उनका काम शुरू होता है तो वो भी सही थे। यहाँ सबका मिला जुला प्रयास था। देखिए, देश को आज़ाद कराने में न तो गांधी जी का अकेला योगदान था, न सुभाष चंद्र बोस का अकेला योगदान था, न भगत सिंह ही अकेले कुछ कर सकते थे। अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता था। इन सब की मिली जुली कोशिश थी, सबका मिला जुला प्रयास था। कुछ हिंसक तरीके थे, कुछ आंदोलन वाले तरीके थे, कुछ राजनीतिक तरीके थे, कुछ बातचीत के तरीके थे। ये सब मिलकर एक साथ जो साझा प्रयास होता है वो रंग लाता है। तो यहाँ देखते हैं आगे नरमपंथियों का योगदान क्या था। तो नरमपंथी जो राष्ट्रवादी थे उनका सबसे पहला योगदान ये था कि औपनिवेशिक जो शासन था उसमें आर्थिक शोषण की नीति को ये सामने लाते हैं। मतलब सरकार के सामने ये मीठी मीठी बात करते हैं, बहुत ज़्यादा कड़ाई से पेश नहीं आते, लेकिन उसके अंदर की खामियों को बाहर जग जाहिर करते हैं ताकि लोग जाने। जैसे दादा भाई नौरोजी हैं तो धन के बहिर्गमन का सिद्धांत ले आते हैं। मतलब यहाँ से जो हमारी वेल्थ है वो ड्रेन की जा रही है, और ड्रेन करके कहाँ जा रही है, तो उसका जो निकास है वो ब्रिटेन की ओर हो रहा है। मतलब ब्रिटेन हमारे धन से अमीर हो रहा है और हम लोग गरीब होते जा रहे हैं। तो ये वाला सिद्धांत बताने वाले ये नरमपंथी नेता ही थे। उसके बाद आप देखें व्यवस्थापिका संबंधी जो संवैधानिक सुधार होते हैं वो भी इन्हीं के समय में होते हैं, इनके प्रयासों से होते हैं। सामान्य प्रशासनिक सुधारों हेतु ये अभियान चलाते हैं और भारतीयों के नागरिक अधिकारों की रक्षा करने का भी प्रयास करते हैं। तो कुल मिलाकर इनका जो प्रयास होता था या तरीका होता था वो स्लो मोशन में होता था और काफ़ी नरमी और मुलायमियत वाला होता था। ये उग्र नहीं होते थे, यही बात। अब इसके बाद नीचे एक सारणी बनी है, और जो सारणी बनी है उसको अगर हम देखें तो इसमें नरमपंथी और गर्मपंथी दोनों को कंपेयर किया गया है, तुलना की गई है। और ऐसे प्रश्न मेंस एग्जामिनेशन में भी बनते हैं। प्रीलिम्स तो इसमें फैक्चुअल होता ही है, स्टेटमेंट भी होते हैं, फैक्ट भी होते हैं, लेकिन मेंस में ये पूछा जाता है कि दोनों के बीच का मुख्य अंतर क्या था, या दोनों के तुलनात्मक विश्लेषण को दिखाइए। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे उदारवादी को नरमपंथी कहा जाता था और जो उग्रवादी होते थे उनको गर्मपंथी कहा जाता था। सबसे पहला अंतर तो विचारधारा का था, लेकिन यहाँ पर जो अंतर दिया है वो जायज है। देखिए, सामाजिक आधार जो इनका होता था उसमें जमींदार और जो शहरों के उच्च मध्यम वर्गीय लोग थे उनके बीच में इनका प्रसार था। जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो वो पढ़े लिखे लोगों का पूरा एक ग्रुप रहता है या गुट रहता है, और ये पढ़े लिखे लोग संभ्रांत होते हैं, पैसे वाले होते हैं, सामर्थ्य तो इनके पास होता ही है। पढ़ाई लिखाई के लिए भी पैसे की आवश्यकता होती है। एकदम से आप निर्धन हैं, फटे हाल हैं, जेबें खाली हैं, तो पढ़ाई कैसे होगी। तो ये पढ़े लिखे शिक्षित वकील या इस प्रकार के लोग रहते हैं और ये उच्च कुलीन रहते हैं। तो जानबूझकर डफरिन के द्वारा कांग्रेस की इसी प्रकार के लोगों के सौजन्य से स्थापना करवाई जाती है ताकि ये जो वर्ग है ये समाज से अलग थलग कट जाए और जो नीचे वाले तबके हैं वो अलग हो जाएं और उन्हें आज़ादी का कोई मतलब समझ में ना आए और वो बेकार हो जाएं। फिर हमारा राज इसमें अखंड रूप से चलता रहे। तो ये सब षड्यंत्र था। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो जो उदारवादी थे उनका पूरा धड़ा इसी प्रकार का था। ये ऊंचे क्वालिटी के लोग थे, जमीनी स्तर से इनका कोई लेना देना नहीं था, ऐसा आम जनता मानती थी।
उग्रवादी क्या थे? तो ये आम जो गली कूचे के लोग होते हैं, मतलब जो एकदम से लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास टाइप के लोग होते हैं, जो कि हर मिनट अपनी जिंदगी में संघर्ष करते हैं। आप देखते हैं ना, अभी भी समाज में दो तरह के लोग तो होते ही हैं, दो तरह की स्थितियां होती हैं। बीच वालों की बात नहीं हो रही है, बीच में बहुत तरह की वैरायटी है। एक तो एकदम से धन्ना सेठ है, ऊंचे क्वालिटी के हैं, या कम से कम इतना पैसा उनके पास है कि वो चैन से जी सकते हैं, उन्हें किसी बात की फिक्र नहीं है। अगर पूरा खजाना नहीं भी गड़ा हो तो भी उनके पास इतना धन है कि वो अपना जीवन यापन बहुत कायदे से कर सकते हैं। एक अच्छी नौकरी है, बढ़िया बंगला है, या घर तो है ही है, एटलीस्ट खाने के लिए रोटियां मिल रही है, बढ़िया भोजन मिल रहा है, सारे परिवार वाले संतुष्ट हैं। और एक आदमी ऐसा है जो कि रोज रोटी का जुगाड़ करने के लिए बहुत पसीना बहाता है, संघर्ष करता है, और उसके बाद भी भरपेट भोजन मिलेगा या नहीं, और पारिवारिक कलह और टेंशन ऊपर से, सामाजिक दबाव ऊपर से, इस प्रकार का जो लोअर मिडिल क्लास तबका है वो बड़े पैमाने पर पाया जाता है। मतलब पूरे देश में इसकी तादाद ज़्यादा है। तो ये जो उग्रवादी थे, इनका दल बड़ा था। आप देखिए, जो उदारवादी नेता थे, पढ़े लिखे और संभ्रांत टाइप के लोग, ये आज भी समाज में कितनी मात्रा में पाए जाते हैं? गिने चुने, पढ़ने के लिए तो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन बुद्धिजीवी कितने हैं उसमें से? बहुत ही गिनती के हैं। तो इनका जो संख्या बल था वो कम था, और इनका जो संख्या बल था ये ज़्यादा था। इस प्रकार के लोग अभी भी बहुत आए थे, उस समय भी थे। अब इनके बारे में आगे कहा गया। यहाँ पर जो उदारवादी थे उनकी विचारधारा कैसी थी? ये सैद्धांतिक प्रेरणा स्रोत के तौर पे जो पाश्चात्य उदार विचार हैं और यूरोपीय इतिहास है उसका नज़ीर देते थे। मतलब यूरोप में किस प्रकार से उन्नयन हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, किस प्रकार से उन्होंने डेवलपमेंट किया, उसका ही उदाहरण देते थे भारत को, ताकि भारत भी उसी प्रकार से डेवलप हो सके। यानी ये पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने में, मतलब अपने तरीके से अपनाने में कतई कोई परहेज नहीं करते थे। लेकिन जो उग्रवादी हैं, जरा उनको देखिएगा, इनका जो सैद्धांतिक प्रेरणा स्रोत था वो बड़ा ही कट्टर था। मतलब ये भारतीय इतिहास में विश्वास करते थे, पहली चीज़। उसके अलावा सांस्कृतिक विरासत और धरोहर जो यहाँ की है वो इनके लिए एकदम से जान से प्यारी थी, और हिंदू मूल्यों का ये सम्मान करते थे। तो यहाँ के जो देशज मूल्य हैं उनको लेकर चलने वाले उग्रवादी थे, और जो विदेशी मूल्य थे उनको भारतीय मूल्यों में समावेशित करने वाले ये नरमपंथी थे। इन्हें आप देख रहे हैं। और सही बात यह है कि आवश्यकता दोनों की थी, यहाँ पर दोनों ही जरूरी थे। ऐसा नहीं था कि किसी एक से काम चल जाता। अगर आप सिर्फ पश्चिमी दर्शन को ही ढोना शुरू कर देंगे तो ऐसे में आप अपने जो बेसिक सिद्धांत हैं, अपने जो आधारभूत वैदिक मूल्य हैं या नैतिक मूल्य हैं, उन्हें भूल जाएंगे। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप एकदम से जो वेद पुराण है उन्हीं को पढ़ लें और उसके बाद आपकी ग्रोथ हो जाए। ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको दुनिया के साथ कम्पीट करना है। कंपटीशन जो है आपका पूरे विश्व के साथ है, और विश्व के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए आपको बाहर की दुनिया को भी देखना होगा। तो इन दोनों की विचारधारा जब आपस में मिक्स होती है तभी जाकर सफलता मिलती है। जब तक ये टकराते रहते हैं तब तक सफलता कोसों दूर रहती है। इसके बाद आप आगे देखिए, तो ब्रिटिश न्यायप्रियता में इनका भरोसा था। मतलब एक इनके अंदर कमी थी, ये आंख मूंद कर जो ब्रिटेन की न्यायप्रियता थी उसको एकदम उनका बखान करते थे, उस पर भरोसा करते थे। इनका ऐसा मानना था कि अंग्रेज जो है वो यहाँ पे न्याय भंग नहीं कर सकते या न्याय भ्रष्ट नहीं हो सकते। जबकि यहाँ पे ब्रिटिश न्यायप्रियता में इनका कोई विश्वास या निष्ठा नहीं थी, उल्टे ये नकारते थे उसको कि ये लोग न्याय क्या करेंगे, ये तो अन्यायी है। इसके बाद देखिए, इनका विश्वास था, यानी जो उदारवादी थे या नरमपंथी थे, उनका ऐसा विश्वास था कि ब्रिटेन के साथ राजनीतिक संबंध भारत के लिए सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक हितों हेतु लाभप्रद होंगे। तत्काल जो समय था उसके हिसाब से ये सही भी थे, क्योंकि ब्रिटेन के साथ अभी एकदम से शत्रुता या एकदम से कट्टर जो ठान लेने वाली बात होती है, वैसी दुश्मनी ये सही नहीं थी, मतलब बुद्धिमानी वाली बात नहीं। तो इसके लिए ज़रूरी था कि आप लचीला रवैया अपनाइए, थोड़ा सीखिए बाहर वालों से और इनसे नरमी से पेश आइए, ताकि तत्काल में कोई युद्ध की या ऐसे टकराव की स्थिति ना पैदा हो और हम आज़ाद भी हो जाएं। तो इनका जो प्रयास था वो दूरगामी था, धीरे धीरे करके ये कोशिश कर रहे थे। और जो उग्रवादी थे वो सीधे भड़क जाते थे। तो उनका ऐसा मानना था कि ब्रिटेन के साथ कोई संबंध होना ही नहीं चाहिए, एकदम तत्काल तोड़ो, तुरंत, मतलब इनसे एकदम रिश्ता नाता तोड़ लो, और ये हमारे धन का बहिर्गमन करवा रहे हैं, यानी हमारा शोषण कर रहे हैं। तो बात तो ठीक है कि भाई शोषण हो रहा है, लेकिन एक झटके में अगर आप ब्रिटेन से संबंध तोड़ना चाहेंगे तो बहुत भयंकर टकराव होगा, जैसा कि पीछे 1857 में हो चुका है, और इसका नतीजा भी हमने भुगता, यानी क्रांति असफल हो गई। तो इस प्रकार की बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए थी। और यहाँ पर उदारवादी और उग्रपंथी जो थे, इनके बीच में इस बात को लेकर मतभेद था। आगे चलते हैं। अब चूंकि आपको अंग्रेजों के साथ हाँ में हाँ मिलानी है, न चाहते हुए। ऐसा नहीं था कि जो उदारवादी थे वो यहाँ पर देशभक्त नहीं थे या देश के प्रति उनकी गद्दारी थी, ऐसा कुछ नहीं था। उनका तरीका थोड़ा सा भिन्न था। वो लचीला रवैया अपनाकर धीरे धीरे अपने काम को अंजाम देना चाहते थे, एक झटके में नहीं। और एक झटके में कोई चीज़ मिल भी नहीं जाती। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो आपको छोटे छोटे प्रयास करने होंगे, और वही प्रयास इनका था। तो ये क्या करते थे कि सामने से ब्रिटिश ताज जो होता था, मतलब ब्रिटिश क्राउन जो कि उस समय रूल कर रहा था हमारे देश में, उसके प्रति अपनी पूरी निष्ठा जाहिर करते थे। मतलब पूरी जो वफादारी है वो व्यक्त करते थे कि नहीं, हम आपसे अलग नहीं हैं, आपसे बाहर होकर हम काम नहीं करेंगे, लेकिन आपको मेरी भी बात सुननी होगी, ये इसमें शर्त होती थी। और यहाँ देखिए, इनका विश्वास था कि ब्रिटिश ताज जो है ये भारतीय निष्ठा के प्रति अयोग्य है। तो बात तो ठीक है, ब्रिटिश क्राउन अपने यहाँ योग्य होगा, अपने यहाँ वो महान होगा, लेकिन अपने देश में किस लिए? भारत में उसकी कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। लेकिन तत्काल में अगर आप ये कह देंगे कि हम महारानी को नहीं मानते हैं, हम अंग्रेजों को नहीं मानते हैं, तो अंग्रेज आपको पकड़ कर कूच देंगे, समस्या हो जाएगी। तो इसलिए दोनों की विचारधाराओं का मेल आवश्यक था। तो यहाँ कंपेयर हम लोग कर रहे हैं, इसलिए दोनों को लेकर चल रहे हैं।
इसके बाद देखिए यहाँ जो उदारवादी है, इनका ऐसा मानना है कि सरकार विरोधी आंदोलन, मतलब इनका ऐसा मानना था कि सरकार विरोधी आंदोलन मध्यम वर्गीय जो शिक्षित वर्ग है उसी तक सीमित रहना चाहिए, क्योंकि जन सामान्य अभी राजनीतिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी के लिए तैयार नहीं है। और ये कड़वा सच था। मतलब इस समय तक जो जन सामान्य था उसके अंदर इतनी जागरूकता नहीं थी, या जागरूकता थी भी तो आत्मनियंत्रण नहीं था। उन्हें थोड़ा गोलबंदी उनके साथ, मतलब गुटबंदी करने की आवश्यकता थी, और वो इतनी जल्दी नहीं हो जाती। तो जब होती तब उन्हें शामिल किया जाता, लेकिन तत्काल में अभी इसका जो क्षेत्र है उसको मध्यम वर्ग की जो शिक्षित लोग हैं वहीं तक सीमित रखना चाहिए, ऐसा नरमपंथियों का मानना था। उदारवादी जो थे ऐसा कहते थे। उग्रवादी क्या कहते थे, यानी गरम वाले, तो गरम जो दल था वो ये कहता था कि जन सामान्य की शक्ति और त्याग के बिना ये जो आंदोलन है या ये जो प्रयास है ये अधूरा रह जाएगा। मतलब इसमें डालने की आवश्यकता है, इससे हम बाहर नहीं जा सकते। बात ठीक है, लेकिन आप लोगों को तैयार भी तो करेंगे, ये भी तो बात है। और हर जनता या हर आदमी जो है वो एक ही तरीके से प्रयास करेगा, इसकी कौन सी गारंटी। इसके बाद नीचे जो 7वें नंबर का आप यहाँ पे रीजन देख रहे हैं उसमें कहा गया है कि सरकारी सेवाओं में जो गवर्नमेंट यहाँ पे जॉब्स थी या नौकरी थी उसमें भारतीयों की सहभागिता बढ़ाने और संवैधानिक सुधारों की मांग करने की बात कही गई। देखिए आप इसमें महसूस कर रहे होंगे कि जो नरमपंथी है उनका भी तरीका धीरे धीरे काम करने वाला है। मतलब ये घुसपैठ बना रहे हैं, ये सरकार को ये जाहिर नहीं कर रहे हैं कि हम आपके अंदर घुस कर आपको यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अंदर ही अंदर खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। और खोखला करने का ये भी तरीका होता है कि आप जो सिस्टम है उसके अंदर घुस जाइए और वहाँ पर अपनी पकड़ मजबूत कर लीजिए, ताकि आपको पूरे सिस्टम को उखाड़ फेंकने के लिए वहाँ से पूरा बल मिलता रहे। तो ये तरीका है। अब आप प्रशासनिक सेवाओं में अगर अपनी भागीदारी बढ़ा लेंगे तो इसका मतलब ये है कि प्रशासनिक तंत्र आपकी मुट्ठी में आ जाएगा, तो सरकार तो आपके इशारे पर नाचने लगेगी। ये बात थी, तो ये कूटनीति है। और उसी के हिसाब से आपने देखा कि संवैधानिक सुधारों की भी ये मांग करते थे, तो सुधार लाते लाते अंत में अपना संविधान। और यहाँ देखिए जरा जो गरमपंथी है वो क्या करते हैं, भारत की दुर्दशा को दूर करने के लिए स्वराज्य की मांग करते थे। कहते थे स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सही बात है। और आवश्यकता पड़ने पर लक्ष्य प्राप्ति के लिए ये असंवैधानिक तरीकों पर भी उतर आते थे, मतलब मार धाड़ वाला। तो ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं। ये जो नरमपंथी नेता होते थे ये संवैधानिक दायरे में रहकर ही जितना भी इसका प्रयास होता था या लक्ष्य प्राप्ति की कोशिशें होती थी उसको करने की कोशिश करते थे। और ये क्या करते थे, ये बहिष्कार भी कर लेते थे, मतलब एकदम से रिजेक्ट कर देते थे। अहिंसात्मक प्रतिरोध से भी परहेज नहीं होता था इन्हें, मतलब एकदम से जो हिंसात्मक प्रतिरोध है, यहाँ पे अहिंसात्मक लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब हिंसा करने से भी ये गुरेज नहीं करते थे। पाश्चात्य शिक्षा और सभ्यता के समर्थक थे और भारतीय समारोहों के आयोजन तथा प्रेस शिक्षा और भारतीय साहित्य के समर्थक थे। मतलब जो गरमपंथी थे उनका ऐसा मानना था कि यहाँ का प्रेस भी देशज होना चाहिए, देशी भाषाओं में समर्थन देना चाहिए उसे, और यहाँ की जो शिक्षा है वो भी वैदिक और एकदम से जो यहाँ की बेसिक एजुकेशन है उसके तौर पे होनी चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ के साहित्य को ही सिर्फ तवज्जो देनी चाहिए, बाहर के साहित्य को एकदम से बहिष्कार उसका कर देना चाहिए। जबकि यहाँ जो नरमपंथी थे वो क्या करते थे, पाश्चात्य शिक्षा और जो सभ्यता थी उसका भी अनुकरण करते थे और अपनी सभ्यता के साथ उसे मिक्स करके एक आधुनिक जो विचारधारा है उसको डेवलप करने का प्रयास करते थे। तो आपने इसमें पूरे टेबल में ये देखा कि विचार दोनों की अपनी अपनी जगह ठीक है, दोनों अपनी जगह सही है, इसमें किसी को भी दोषी ठहराना ये सही बात नहीं। और आवश्यकता ये थी कि इन दोनों विचारों को आपस में मिक्स कर दिया जाए, मतलब मिला दिया जाए, और मिलाने का जो परिणाम होता है वो बड़ा अच्छा होता है, लेकिन ऐसा बहुत बाद में होता है। इसके बाद आप सारांश देख लीजिए। एक प्रश्न लोगों के दिमाग में ये उठता है कि जब कांग्रेस की स्थापना नरमपंथियों के वर्चस्व के कारण होती है या नरम दल वाले उसमें हावी रहते हैं, मतलब पूरा जो दौर है वो उदारवादियों का चलता रहता है और सब कुछ ठीक ठाक रहता है, तो ऐसी कंडीशन में ये क्या हो गया कि एकदम से जो राष्ट्रवादी भावनाएं हैं वो उग्र हो उठती हैं या उग्रवाद की ओर तत्पर हो जाती हैं। ऐसा कौन सा कारण था? तो यहाँ पर कुछ कारण है जिसकी कि आप पड़ताल करेंगे। अंग्रेजी राज्य के सही स्वरूप की पहचान की जाती है और भारतीयों के द्वारा ये महसूस किया जाता है कि ब्रिटिश शासन का जो स्वरूप है वो शोषणात्मक है, मतलब इनका जो पूरा ढांचा है, सिस्टम है, वो हमारे शोषण करने के उद्देश्य से ही बनाया गया है। और जब तक हम इस सिस्टम को उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे तब तक हमें मुक्ति नहीं मिलेगी, ये लोगों के मन में बैठ जाता है। और भारत की आर्थिक प्रगति के स्थान पर जो उपलब्ध संसाधन है उनका सरकार शोषण करने में लगी हुई है, उनका दोहन कर रही है, उसे ले जा रही है अपने देश, यहाँ के लिए कुछ नहीं, यहाँ से सिर्फ फायदा ले रहे हैं। तो ये वाली जब बात लोगों के मन में घर कर जाती है, पता लग जाती है। पहले तो ये बताने वाले कौन थे? ये बताने वाले नरमपंथी नेता ही थे, जो कि बुद्धिजीवी वर्ग था, जो मध्यम और मिडिल क्लास टाइप के या लोअर मिडिल क्लास टाइप के लोग थे। वो लोग तो कुछ ज़्यादा जानते ही नहीं थे, उनको बताने वाले कौन थे? ये पढ़े लिखे लोग थे। तो ये बताते हैं और बताने के बाद वो लोग नाराज हो जाते हैं, मतलब जो यहाँ पे निम्न तबका था, और वो उमड़ पड़ता है, फिर उग्रवादी बन जाता है। तो दोनों का प्रयास था। अब यहाँ देखिए आप, जो ये पूरी शोषण की बात है, मतलब धन के ड्रेनिंग का सिद्धांत जो था दादा भाई नौरोजी का है, वो नरमपंथी हैं। तो उनके सिद्धांत को यहाँ समझने के बाद या पढ़ने के बाद जो लोग हैं वो नाराज होते हैं। उसके बाद भारतीयों के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में धीरे धीरे करके वृद्धि होती है, मतलब उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं, हम कर सकते हैं। और जब आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा हो जाए तो आपके सामने कोई भी बाधा जो है वो मायने नहीं रखती। शिक्षा के विकास का प्रभाव होता है, लोग शिक्षित होते हैं, पढ़ने लिखने लगते हैं, तो उन्हें
कीमत मालूम होती है, चीज़ें मालूम होती हैं, वास्तविकता का ज्ञान होता है। और इसका परिणाम ये होता है कि भारतीयों में जागृति आती है और बेरोजगारी बढ़ती है। पढ़े लिखे बेरोजगार पैदा होने लगते हैं। बेरोजगारी में जब वृद्धि होती है तो इसके लिए भारतीय लोग जो है वो अंग्रेज़ों को उत्तरदायी ठहराते हैं। जैसे कि आज के समय में हम लोग सरकार को दोषी ठहराते हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है तो उसके लिए सरकार दोषी है, ऐसा कहते हैं। सही भी है और गलत भी है, दोनों चीज़ें। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव, ऐसा नहीं था कि हमारे देश में ही सब कुछ हो रहा है और उसी से हम प्रभावित हो रहे हैं। बाहर पूरी दुनिया में कौन सी घटनाएं हो रही हैं इसका भी प्रभाव पड़ता था। आपने पहले से ही देख रखा है कि जब बाहर के विश्व में अशांति होती थी तो हमारा जो भारत है उसमें भी जो हलचलें हैं वो पैदा होती थी। अब यहाँ अगर आप देखें तो तत्कालीन जो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं थी उसने यूरोप की जो अजेयता का मिथक था उसको तोड़ दिया। मतलब ऐसा लगता था ना पहले के समय में, मतलब 1857 से पहले वाला जो दौर था उसमें ये घोषणा हो गई थी कि ब्रिटेन जो है वो अजेय है, महाशक्ति है और ये एकमात्र ऐसी सत्ता है जिसको हिलाया नहीं जा सकता और यूरोप के जितने भी देश हैं उन्हें परास्त करना बहुत नामुमकिन सी बात है। लेकिन बाद में धीरे धीरे करके जब कंडीशन चेंज होती है और शक्तियां सिर उठाने लगती हैं, यानी और कॉन्टिनेंट जो है वो प्रबल होने लगते हैं, तो ऐसे में ब्रिटेन या जो ये पूरा यूरोपीय क्षेत्र है, मतलब गोरों का क्षेत्र है, इनके एकाधिकार को चैलेंज मिलता है, कड़ी टक्कर वाली चुनौती मिलती है। और इसकी सूचना भारत में भी पहुंचती है। भारत में जो पढ़े लिखे समुदाय हैं वो इस इन्फॉर्मेशन को ग्रहण करते हैं और उसके बाद आम जनता को बताते हैं कि भाई ये लोग अजेय नहीं है, इनको तोड़ा जा सकता है, बाहर भी तोड़ा जा रहा है, हम भी तोड़ सकते हैं, तो भरोसा रखो, बस प्रयास करते रहो। तो इस प्रकार की चीज़ें इन्हें पता लगती हैं। इसके बाद आप देखें इथोपिया पर इटली की जो विजय होती है, इथोपिया को अबिसिनिया के नाम से संबोधित किया गया है, तो इटली की विजय होती है, ये वाली घटना है। इसके अलावा ब्रिटेन की सेनाओं को गंभीर क्षति पहुंचाने वाला जो बोअर का युद्ध होता है 1899 से लेकर 1902 वाला, मतलब इसमें जो ब्रिटेन की सेना होती है उसको काफ़ी घातक नुकसान पहुंचता है। जापान की रूस पर विजय हो जाती है, तो यहाँ पर एशियाई देश जो है वो हावी हो रहे हैं, ये 1905 की बात है। विश्व के अनेक देशों के राष्ट्रवादी जो क्रांतिकारी आंदोलन है वो इस समय काफ़ी उग्र हो जाते हैं, प्रबल हो जाते हैं, तो इसका असर हमारे देश पर पड़ता है। इसके बाद आप देखें इसमें 5वें नंबर का जो टॉपिक है, इसमें कहा गया कि बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया होती है। मतलब अंग्रेज ये चाहते हैं कि हमारे देश में पश्चिमी सभ्यता का पूरी तरह से बोलबाला हो जाए, मतलब लोग जो हैं वो पश्चिमी ढांचे में ढल जाएं और हमारे तरीके से सोचें, हमारे गुलाम बने रहें और इन मानसिक गुलामों को हम इस्तेमाल करें और खूब फायदा कमाएं। ये अंग्रेजों का उद्देश्य था। लेकिन जब आदमी पढ़ता लिखता है, शिक्षा ग्रहण करता है, तो उसके अंदर अपने सोचने समझने की जो ताकत है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाती है और लोगों को ये पता लगता है कि ये जो अंग्रेज है ये तो अपनी सभ्यता को हमारी सभ्यता के ऊपर थोप रहे हैं, उल्टे हमें कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो विरुद्ध प्रतिक्रिया है, क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया, वो दिखाई देती। इसके बाद नीचे देखिए उदारवादियों की जो उपलब्धियां थी। उदारवादी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते थे, लोगों को समझाते थे कि आज़ादी का मतलब क्या होता है, धन का बहिर्गमन हो रहा है, धन बाहर जा रहा है, उसको रोकना चाहिए, संवैधानिक सुधार की आवश्यकता है, प्रशासन में हमारी भागीदारी की जरूरत है, पढ़ना लिखना जरूरी है। इस प्रकार की आदर्शवादी बड़ी बड़ी बातें तो करते थे, लेकिन तत्काल में इनका कोई एक्शन जो है वो, या जो एक्शन का प्रभाव है, रिजल्ट है, वो नहीं दिखाई देता था। और जनता, जो आम जनता थी, उसको तत्काल परिणाम चाहिए था। तत्काल अगर कोई परिणाम लाकर दे दे, यानी शॉर्टकट तरीके से, तो लोग बहुत खुश हो जाते। तो इसलिए क्या हुआ कि जो उदारवादी लोगों की उपलब्धियां थी उससे लोगों में असंतोष आता है कि ये लोग कितना तीर मार लिए, लंबी लंबी बात करते थे, लेकिन कौन सा ये 30 मार खां बन गए, इनका भी तो प्रयास धरा का धरा रह गया। तो हमें उठकर अपने से प्रयास करने की आवश्यकता है और इसलिए उग्रवाद का जन्म होता है। इसके बाद देखिए लॉर्ड कर्जन की जो प्रतिक्रियावादी नीतियां हैं उन्हें आप देखें। लॉर्ड कर्जन ने कुछ अच्छे भी काम किए थे, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ बुरे भी काम आपको दिखाई देते हैं। सबसे बुरा तो बंगाल का विभाजन था। हालांकि कर्जन सिर्फ मोहरा था, ये जो काम यहाँ पर हो रहा था वो क्राउन के इशारों पर किया जा रहा था। मतलब ब्रिटेन ये चाहता था कि भारत में फूट पड़े और बंगाल काफ़ी मजबूत पार्टी थी तो उसको तोड़ना जरूरी हो गया था और इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। फिलहाल देखिए तो कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियां, जैसे कि कलकत्ता कारपोरेशन अधिनियम है 1899 का, कार्यालय गोपनीयता अधिनियम आप देख रहे हैं ये 1904 का है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 का है और बंगाल विभाजन तो सबसे इसमें महत्वपूर्ण दिखाई देता है 1905। लोग चिल्लाते रह गए, विरोध करते रह गए, लेकिन सरकार ने अंत में विभाजन कर दिया। तो ये चीज़ें, और इससे जो बंगाल विभाजन है इससे लोग एकदम से भड़क जाते हैं। मतलब यहाँ पे नरमपंथी और गरमपंथी दोनों ही इसके खिलाफ रहते हैं और उसके बाद पूरा जो स्वदेश प्रेम की एक लहर है और आपस में भाईचारे का दौर है वो सामने आ जाता है। इसके बाद आप देखें जुझारू राष्ट्रवादी जो विचारधारा है उनका उदय होता है और एक प्रशिक्षित नेतृत्व सामने आता है। लोग पढ़े लिखे होते हैं और प्रशिक्षण प्राप्त होते हैं तो उनका नेतृत्व सामने आता है। ये जो चीज़ें आपने देखी ये यहाँ पर उग्रवादी या जो उग्रवादी विचारधारा थी उसके उदय का कारण है। मतलब यहाँ पे हम कारणों की पड़ताल कर रहे थे। अब उग्रवादियों के सिद्धांत क्या थे? इतनी देर से हम लोग देख रहे हैं कि एक गर्मपंथी धड़ा है जो कि उदारवादियों का विरोध करता है और अपने तरीके से यानी हिंसक तरीके से काम करना पसंद करता है, उसे किसी भी चीज़ से परहेज नहीं। तो ये लोग किस सिद्धांत पर चलते थे? पहला तो इनका सिद्धांत था कि ब्रिटिश शासन जो था या ब्रिटेन का शासन था उसके प्रति इनके मन में अपार और कूट कूट कर घृणा भरी हुई थी। मतलब एकदम ये जो कट्टर नफरत है वो करते थे।
और उसके बाद जनसमूह की शक्ति और ऊर्जा में इनका भरोसा था और जनसमूह इनके साथ था। जैसा कि आपने पीछे देखा कि जनता जो है वो तत्काल परिणाम चाहती है, लेट होता है तो उसका जो सब्र का बांध है वो टूटने लगता है। तो यहाँ जनता ने देखा कि ये तत्काल में एकदम से आंदोलन करके और एकदम लाठियां लेकर और जो हिंसा है उसको करके आज़ादी दिलवाने में सक्षम है, या इनका प्रयास रंग ला रहा है, सरकार इनसे डर रही है। तो ऐसा देखकर लोग इनके पीछे हो जाते हैं। और जन समूह जो होता है उसमें ताकत होती है, भीड़ के अंदर शक्ति होती है, आप जानते ही हैं। इसके बाद स्वराज इनका मुख्य लक्ष्य था, यानी अपना राज्य। अंग्रेजों का यहाँ पे कोई वो नहीं है, कोई हक नहीं है और उनकी कोई भी बात हम नहीं सुनेंगे। हमें अपना शासन चाहिए, अपना स्वराज चाहिए। इसके बाद प्रत्यक्ष राजनीतिक भागीदारी और आत्मसम्मान की भावना में विश्वास। देखिए यहाँ पे आप देखते हैं कि जो बाल गंगाधर तिलक थे वो भी गरम दल के ही थे। मतलब तीन जो तिकड़ी आप देखते हैं लाल बाल पाल की, मतलब बाल गंगाधर तिलक हैं, लाला लाजपत राय हैं और विपिन चंद्र पाल हैं। तो इनकी जो तिकड़ी थी इसका प्रयास ही यही होता था कि स्वराज्य प्राप्ति। लेकिन ये लोग भी एकदम से अंग्रेजों से ऐसा नहीं कहते थे कि भारत छोड़कर जाओ, मतलब अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये वाला नारा उस समय नहीं चल रहा था, क्योंकि इतनी हिम्मत अभी नहीं थी किसी के अंदर, या ताकत नहीं थी, अभी ताकत जुटाने की आवश्यकता थी। तो इसलिए ये लोग भी अधीनी, जैसे होम रूल लीग चलती है, तो होम रूल लीग का मतलब क्या है, ये गृह शासन है, अपने घर में हम लोग शासन करेंगे, ऊपर से ब्रिटिश क्राउन काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन हमें अपने अधिकार चाहिए, इस प्रकार से। अब इसके बाद प्रेस और शिक्षा के विकास के पक्षधर थे, प्रेस को ये बढ़ावा देते थे, उसमें भागीदारी भी करते थे। भारतीय समारोहों के आयोजन के पक्षधर थे, जैसे आप देखते हैं कि गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव का आयोजन करवाया जाता है। तो ये जो महोत्सव थे ये धार्मिक जरूर थे, लेकिन इनमें राजनीति और राष्ट्रवाद का रंग घुला हुआ था, ये सब आप देखते हैं। तो कुल मिलाकर उग्रवादियों के जो सिद्धांत हैं वो आपको यहाँ पे 7 अलग अलग जो पॉइंट्स हैं उनमें दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं कुछ आंदोलनों को। तो स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन, बंगाल का विभाजन होता है और बंगाल के विभाजन के बाद लोगों में गुस्सा भड़क उठता है और हर वर्ग इसमें नाराज रहता है, और इसका परिणाम ये होता है कि एकदम से जो यहाँ पे आंदोलन है वो प्रबल हो जाता है। तो यहाँ बंगाल विभाजन की ही बात की गई, उसे देखते हैं। बंगाल विभाजन जो कि 1903 में सर्वकालिक हुआ और 1905 में लागू किया गया, मतलब इसकी जो सुगबुगाहट थी, मतलब इसकी जो आहट थी, वो 1903 के आसपास ही महसूस होने लगी थी। मतलब लोगों को ये आभास हो गया था कि सरकार कुछ जाला बिन रही है अंदर से, यानी षड्यंत्र कर रही है। और उसके बाद ये चीज़ें सामने आती हैं कि ये लोग बंगाल को तोड़ना चाहते हैं। तो विरोध वहीं से चल रहा था कि नहीं, ये नहीं करना है, लेकिन सरकार नहीं मानती है और अंत में 1905 में ये तय हो जाता है कि बंगाल का विभाजन होगा और हो जाता है। अब देखिए इसके विरोध में ये शुरू होता है, मतलब ये जो आप देख रहे हैं ना स्वदेशी और बहिष्कार, ये प्रतिक्रिया है। और प्रतिक्रिया किस चीज़ की है, तो जो बंगाल विभाजन था उसी की, उसके तुरंत बाद ये स्टार्ट हो जाता है। बंगाल विभाजन के पीछे सामने से सरकार ये कहती थी कि प्रशासनिक सुधार के लिए आवश्यक है। बंगाल बहुत बड़ा सूबा है और इतने बड़े क्षेत्र पर एक साथ प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करना ये बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए हम इसे 2 भाग में डिवाइड कर रहे हैं ताकि इस पर आराम से प्रशासन को स्थापित किया जा सके और जो बढ़िया काम है वो हो सके, मतलब ढांचा बढ़िया हो सके। लेकिन पीछे का तर्क क्या था, पीछे का जो इसमें असली मकसद था वो धार्मिक आधार पर तोड़ना था, मतलब धर्म आधारित फूट डालना था, जिसकी वजह से भारत में दरार पड़ जाए और उसके बाद भारतीय जो राष्ट्रवादी आंदोलन है वो कमजोर पड़ जाए। तो ये सब पीछे वाले उद्देश्य थे और वही दिया हुआ है। बंगाल विभाजन के लिए जो यहाँ पे मूल उद्देश्य था वो राष्ट्रवाद को दुर्बल करना था। राष्ट्रवादी भावनाओं की जो जन्मस्थली थी वो बंगाल ही था। तत्काल में जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी, विचारक, विद्वान, समाज सुधारक, इस टाइप के लोग होते थे, क्रांतिकारी भी, जो उग्र थे और नरम थे दोनों ही, ये बंगाल से जन्म लेते थे। तो ये एक तरह से जन्मस्थली था। अगर पूरी जो यहाँ पे मदरलैंड है राष्ट्रवाद की, उसी को भंग कर दिया जाए, उसी को तोड़ दिया जाए, तो राष्ट्रवाद का जो दौर है वो यहीं से खत्म हो जाएगा या हल्का पड़ जाएगा और हम हावी हो जाएंगे। ये अंग्रेजों का षड्यंत्र था। और सामने से तर्क वही है कि प्रशासन सुचारू रूप से चला पाना ये बंगाल का जो बड़ा सा क्षेत्र है इसमें बहुत मुश्किल हो गया है और इसलिए यहाँ पे विभाजन करना आवश्यक है। तो बात तो ठीक है, देखिए अभी भी जो जिले बनते हैं, प्रदेशों में से प्रदेश तोड़कर बनाए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्यों होती हैं, ताकि प्रशासनिक चीज़ें या प्रशासनिक जो स्ट्रक्चर है वो बढ़िया तरीके से चल सके। जैसे आप देखिए मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को निकाल लिया गया, बिहार से झारखंड को निकाल लिया गया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को निकाल लिया गया। अभी उत्तर प्रदेश में फिर तोड़ने की बात हो रही है, मतलब इसमें जो पूर्वांचल है वो अलग हो जाए, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वो अलग हो जाए, बुंदेलखंड वाला अलग हो जाए। इस प्रकार से 3 प्रदेशों की बात चल रही है। तो ये सब क्यों होता है, इसके पीछे सरकार का कोई फूट डालने वाला अभी का उद्देश्य नहीं है, ये पहले होता था। तो अभी जो है प्रशासनिक सुधार के लिए किया जाता है ताकि उस पूरे क्षेत्र में जो कार्य व्यवस्था है वो और बेहतर हो सके। ये तर्क सरकार ने उस समय भी दिया और ये सही था, लेकिन पीछे की जो यहाँ पे मंशा थी वो साफ नहीं थी, नीयत इनकी अच्छी नहीं थी। इसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ जब विभाजन होता है, करजन के टाइम में होता है, वो आप जानते ही हैं। तो विभाजन के परिणाम स्वरूप सरकार ने बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। आप जानते हैं कि 2 हिस्से इसके होते हैं। जो पहला भाग है उसमें पूर्वी बंगाल और असम आ गए। बंगाल पहले बहुत बड़ा था, असम भी उसी में था, और पूर्वी बंगाल यानी बांग्लादेश और आसपास का पूरा इलाका, और ये पूरा बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था। तो ये जो पहला भाग था इसमें पूर्वी बंगाल और असम ये दोनों आ गए, और दूसरे भाग में शेष बंगाल रखा गया जो कि पश्चिम बंगाल के तौर पे देखा गया, पश्चिमी बंगाल।
ये पूरा विभाजन था। अब यहाँ पर उदारवादी और उग्रवादियों का क्या इसमें रोल था या प्रतिक्रिया थी, वो आप देख लीजिए। उदारवादियों का बंगाल विभाजन विरोधी अभियान चलता है। आपने पहले भी सुना है कि दोनों यहाँ पे नाराज होते हैं, दोनों यहाँ पे रुष्ट हो जाते हैं कि नहीं करना चाहिए था। तो इनका जो विरोधी अभियान था उसे अगर देखा जाए तो 1903 से लेकर 1905 उदारवादी जिन्होंने कि बंगाल के विभाजन का विरोध करने में सक्रिय भूमिका निभाई थी, उसमें नेताओं के नाम के तौर पे अगर आप देखें तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, के मिश्रा हैं, पृथ्वीश चंद्र राय हैं, ये लोग प्रमुख थे। और उदारवादियों ने विरोध के स्वरूप में जो तरीके अपनाए थे उसमें वे जनसभाओं का आयोजन करते थे, याचिकाएं आती थी, संशोधन का प्रस्ताव आता था, पंपलेट्स छपते थे, समाचार पत्रों के माध्यम से विरोध दर्ज होता था। मतलब जो इनका पहले वाली पॉलिसी थी, शांतिपूर्ण तरीके से प्रयास करना और कोई भी जो रूल है उसको भंग नहीं करना, लेकिन अपनी बात कहना, वो वाला काम ये करते थे। लेकिन ये बंगाल विभाजन के खिलाफ थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो नेता थे उनके नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि इनसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद अब चलते हैं आगे, तो आगे हमें दिखाई देगा कि उग्रवादियों की क्या गतिविधियां थी। तो भाई इसमें उग्रवादी जो नेता हैं, नाम देख लीजिए। सबसे पहले इनकी तो मुख्य भूमिका थी और ये काफी सक्रिय थे। बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, इसके अलावा लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल हो गए, और घोष, 4 नामों को जोड़ लीजिए। तो ये मुख्य नेता थे। अरविंद घोष ये इसमें चौथे के तौर पे जुड़े हुए हैं। विरोध के तरीके क्या होते थे, मतलब उग्रवादी हैं तो उग्रवादी तरीका भी होगा। ये बहिष्कार करते थे, तो आपने पीछे ही देखा है। तो किस चीज़ का बहिष्कार किया? विदेशी वस्तुओं और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया। होलिका जला दी उनकी, मतलब पकड़कर ऐसे ढेर बनाकर जैसे होलिका फूंकी जाती है वैसे फूंक दिया। और जनसभाओं का आयोजन किया, उग्र प्रदर्शन किया, स्वयंसेवी संगठन बना लिए, समितियों का गठन किया जो कि अपने से मतलब लोगों तक सहायता पहुंचाने का काम करते थे, देशभक्ति का संचार करते थे। विरोध प्रदर्शन के लिए जो परंपरागत लोकप्रिय त्यौहार है, मेले हैं, उनका आयोजन किया और लोगों को दिखाने का, मतलब ब्रिटिशों को दिखाने का प्रयास किया कि हम अभी भी एक हैं। उसके बाद आत्मविश्वास या आत्मशक्ति की भावना पर बल दिया, लोगों को कहा कि भरोसा रखो, हमारा जो लक्ष्य है वो जरूर प्राप्त होगा। इसके बाद देखिए, स्वदेशी या राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम चलाए, स्वदेशी और भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन दिया, भारतीय संगीत और चित्रकला को नया आयाम दिया, विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया ताकि हम अपने आत्मनिर्भर हो सके, सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, ताकि आत्मविश्वास हमारा कायम रहे। उसके बाद शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों और जो सरकारी सेवाएं थी जहां पर ये लोग अंग्रेजों के अधीन या ब्रिटिशों के अधीन काम कर रहे थे, उसका इन्होंने बहिष्कार कर दिया। मतलब अपनी जो रोजगार था उसको छोड़कर ये स्वदेशी आंदोलन में कूद पड़ते। तो इनका तरीका सक्रिय था। इसके बाद अब देखिए, विरोध आंदोलन की बागडोर उग्रवादियों द्वारा अपने हाथ में लेने का कारण, ये जो विरोधी आंदोलन चल रहा था इसकी जो लगाम थी, यहाँ पर आपने देखा कि विरोध दोनों ने किया, मतलब नरमपंथियों ने भी किया और गर्म वालों ने भी किया। लेकिन दोनों में से जो लगाम है वो किसके हाथ में आ गई? तो ये लगाम आती है उग्रवादियों के हाथ में। जो गर्म दिमाग वाले थे वो अपने हाथ में पूरी बागडोर संभाल लेते हैं और वो इसे लीड करते हैं। कारण क्या था? कारण यह है कि जो उदारवादी थे उनके नेतृत्व में आंदोलन का कोई विशेष परिणाम पहले से ही नहीं निकल रहा था, तो अब क्या निकलेगा ये बात। उसके अलावा उदारवादियों के संवैधानिक तरीके जो थे उससे उग्रवादी पहले से ही नाराज थे, वो असहमत थे, वो नहीं मान रहे थे इस चीज को। विरोध अभियान जो था इसको सफल बनाने हेतु सरकार की दमनकारी नीतियां चल रही थी, और दमनकारी नीतियां जब चलती हैं तो वहां पे अहिंसा नहीं टिक पाएगी। अहिंसावादी जो है वो पिट कर आ जाएंगे, उन्हें लाठियां ही पड़ेंगी और कुछ नहीं मिलेगा, और उग्रवादी जो है वो डट कर खड़े रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर ये रीजन बनता है कि जो उग्रवादी लोग हैं वो बागडोर को अपने हाथ में ले लेते हैं। आंदोलन का सामाजिक आधार क्या था? समाज से इसको किस प्रकार का सपोर्ट प्राप्त होता है या क्या गतिविधियां समाज में होती हैं? तो यहाँ अगर आप देखें तो छात्र, महिलाएं, जमींदारों का एक वर्ग और शहरी निम्न वर्ग और साधारण वर्ग, शहरों कस्बों के मध्य या मध्यम वर्ग के लोग पहली बार किसी राष्ट्रीय आंदोलन में एक साथ आए थे। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और ये पूछा जाता है, यूपीएससी तक में क्वेश्चन पूछा गया कि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ये पहली बार किस राष्ट्रवादी आंदोलन में देखने के लिए मिली थी? तो यहाँ अगर आप देखें तो ये स्वदेशी आंदोलन था जो कि बंग भंग के विरोध में चलाया जा रहा था। इसके अलावा जमींदारों का भी एक तबका इसमें आ जाता है। जो जमींदार थे वो भी यहाँ विरोध करते हैं, जो कि इससे पहले अंग्रेजों के साथ खड़े थे। हालांकि इनका पूरा वर्ग नहीं आता है, सिर्फ कुछ लोग। और छात्र अपनी पढ़ाई छोड़कर, जो सरकारी कर्मचारी थे वो अपनी नौकरी छोड़कर, इस प्रकार से ये लोग इसमें भागीदारी करते हैं। जो मिडिल क्लास वाले हैं, सामान्य तबका है, लोअर मिडिल क्लास वाले हैं, ये लोग भी इसमें जुड़ जाते हैं। और पहली बार ऐसा होता है कि इतनी जो एकजुटता या एकता है वो दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर जो अंग्रेज चाहते थे वो हो गया। अंग्रेज ये चाहते थे कि मुस्लिम यहाँ से थोड़ा सा अलग हो जाए। यहाँ पे मूल उद्देश्य था हिंदू और मुसलमानों में फूट डालना। बंगाल विभाजन का जो मेन पर्पस था वो यहाँ पर सिद्ध होता है। मुसलमान इससे अलग थे, और उसके पीछे का रीज़न ये था कि अंग्रेज़ों ने इनके दिमाग में एक बात भर दी थी कि अगर जो ये आंदोलन करने वाले लोग हैं, चाहे वो नरमपंथी हो या गर्मपंथी हो या कांग्रेस हो, कुछ भी हो, ये लोग अगर इस बात में सफल होते हैं कि हमारा शासन यहाँ से उखाड़ ले या हमें उखाड़ कर फेंक दे, ब्रिटेन के खिलाफ काम करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये मुस्लिमों के भी हितैषी नहीं हो सकते। इनका जो आंदोलन है ये अपने निजी हितों के लिए है, और उसके बाद ये हिंदुत्व की स्थापना करेंगे और वहाँ पर इस्लाम को ये एकदम से धकेल देंगे। ये इनके मन में षड्यंत्रकारी जो बातें हैं ये भर दी जाती। और भरने वाले कौन थे? अंग्रेज थे।
तो जो यहाँ की रियासत थी या जो लोग थे, भोली भाली जनता इस बात को मान लेती है, डर जाती है कि भाई धार्मिक जो यहाँ पे उन्माद है वो भड़क सकता है, तो इसलिए ये लोग एकदम से तटस्थ रहते हैं, ये इस आंदोलन में भागीदारी नहीं करते। इसके बाद देखिए, और इसी का फायदा अंग्रेज उठाते हैं, तो बाद में आप देखेंगे कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। मुस्लिम लीग के स्थापना के पीछे पर्पस क्या था? अपनी राजनीतिक भागीदारी को ये लोग मजबूत करना चाहते थे। मतलब एक कांग्रेस के विपक्ष में पार्टी को खड़ा करना चाहते थे या पार्टी की प्रतिक्रिया देना चाहते थे, ताकि ये जो उग्रवादी और नरमपंथी हैं उनका जवाब दे सके। इसके बाद देखिए, यहाँ पे बंगाल विभाजन रद्द होता है। विरोध बहुत बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन तत्काल सरकार कुछ नहीं करती है। सरकार भी यहाँ पे कम ढीठ नहीं है। तो 1911 में रद्द होता है। मतलब 1905 का तोड़ा हुआ बंगाल 1911 में एक करने की बात कही जाती है, लेकिन तब भी एक कहाँ होता है? टुकड़े तो तब भी हो जाते हैं, टुकड़े बने रहते हैं, सिर्फ कहने भर के लिए विभाजन रद्द होता है। यहाँ अगर आप देखें तो बंगाल विभाजन जो रद्द होने की बात है वो क्रांतिकारी आतंकवाद के उभरने के भय से रद्द किया जाता है। मतलब अंग्रेज सरकार को लगता है कि अगर सामने से हम मीठी मीठी बातें हम नहीं करेंगे तो स्थितियां हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी, और इसी डर से वो सामने से घोषणा करते हैं कि भाई बंगाल विभाजन यहीं से रद्द किया जाता है, लेकिन उसमें से छोटे छोटे जो प्रांत होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है। स्वदेशी आंदोलन असफल हो जाता है। ये आंदोलन अगर एक समीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो सफल नहीं था। सफल क्यों नहीं था उसके कारण हमें देखने हैं। तो सरकार की कठोर जो दमनात्मक कार्रवाइयां थी, मतलब सरकार इसमें जरा भी चूकती नहीं है दबाने के लिए, तो दबाने वाला जो क्रम था उसकी वजह से ये असफल होता है। उसके अलावा प्रभावी संगठन का अभाव था और अनुशासनात्मक जो दिशाहीनता थी वो भी दिखाई दे रही थी। आपने देखा कि इस आंदोलन की जो पूरी बागडोर है वो गर्म दिमाग वाले यानी गर्म पंथियों के हाथों में है। गर्मपंथी भावनाओं को भड़काने में उस्ताद थे, माहिर थे। ये लोगों के अंदर एकदम से जोश का संचार कर देते थे, देशभक्ति को उमड़ उमड़ कर बाहर आने के लिए प्रेरित करते थे। लेकिन बाद वाली जो स्थितियां थी उसमें इनका कंट्रोल समाप्त हो जाता है। मतलब जिसका जो मन आया वही कर रहा है। यहाँ पे कोई गाइडलाइन नहीं थी, कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, और इस वजह से ये योजना असफल होती है। उसके अलावा अगर आप देखें तो सभी प्रमुख नेता जो हैं वो अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, और अंग्रेज सरकार यहाँ पे ये चाल चलती है कि जब बड़े वाले लीडर गिरफ्तार हो गए तो ये आंदोलन जो है ये दिशाविहीन हो जाएगा, और ऐसा हो जाता है। देखिए अभी कुछ समय बाद यानी 1942 की जब बात आएगी तो उस समय भी सरकार यही सोचती है कि अगर हम बड़े वाले जो लीडर हैं जो कि उकसा रहे हैं उनको अगर गिरफ्तार कर लेंगे तो ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन ऐसा उस समय नहीं होता है, क्योंकि उस समय तक जाते जाते जो छोटे तबके थे यानी जो नीचे वाले तबके थे वो भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं और वो और बढ़ चढ़ कर योगदान देते हैं। लेकिन ये वाला जो समय है ना, बंगाल विभाजन के बाद वाली स्थिति, यहाँ पर निम्न वर्ग या जो निम्न मध्यम वर्ग था वहाँ तक स्थितियाँ उतनी मजबूत नहीं हुई थी, उनके अंदर उतनी प्रबल इच्छा शक्ति भी नहीं थी। तो इसलिए जब बड़े वाले नेता गिरफ्तार होते हैं तो ये दिशा भ्रमित होकर भटकने लगते हैं और अंत में समाप्त हो जाता है सब कुछ। संकुचित सामाजिक जनाधार था, मतलब समाज में इसका दायरा बहुत फैल नहीं पाया, ये कुछ चीजें। लेकिन ये पूरी तरह से असफल हो गया हो ऐसा नहीं, असफलता मिली। असफलता इस बात के लिए मिली कि तत्काल में ये बंगाल विभाजन को रद्द करवा पाने में असफल हो जाता है, बाद में रद्द होता है वो भी आंशिक तौर पे। तो इसकी उपलब्धियां भी थी, ऐसा नहीं है कि आंदोलन जो है वो एकदम से बेकार गया या प्रयास जो है वो निरर्थक गया, नहीं, उपलब्धियां होती हैं। उपलब्धियां कौन कौन सी हैं ये देख लेते हैं। तो आंदोलन की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो थी व्यापक सामाजिक प्रभाव, मतलब समाज पे असर डालता है, मतलब इसके अंदर एक राष्ट्रवादी या देश प्रेम की जो भावना है उसका असर तत्कालीन समाज पर पड़ता है, क्योंकि समाज के अब तक के निष्क्रिय वर्ग ने बड़ी सक्रियता से इस आंदोलन में भाग लिया था। जैसे कि महिलाएं, जिन्हें कि चूल्हे चौके तक सीमित रखा जाता था तत्काल में, पढ़ने के लिए भी परमिशन नहीं प्राप्त होती थी, बड़ी दयनीय स्थिति थी, अच्छी कंडीशन नहीं थी, तो वो भी आकर यहाँ पर सपोर्ट करती, बड़ी अच्छी बात है। और उसके अलावा आगे के आंदोलन को इस आंदोलन ने एक दिशा और उत्साह दिया। देखिए कोई चीज़ अगर असफल हो जाती है तो उसकी असफलता से सीख कर आगे एक नई रणनीति बनानी चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए ताकि आप सफल हो सके। जैसे आप कहते हैं ना कि जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है या जो स्टेट पीसीएस है उनको हम दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं, सफलता ही नहीं मिल रही है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो 4-4 बार 5-5 बार प्रीलिम्स देकर बैठे हुए हैं और जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसी में सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मेरा सारा प्रयास जो है वो व्यर्थ गया, मतलब जितना मैंने पढ़ा वो रिजल्ट आते ही एकदम से बेकार हो गया। नहीं, आपका प्रयास व्यर्थ नहीं गया है, जो जानकारी आपने प्राप्त की है वो कहीं नहीं जाएगी, बस आपको थोड़ा सा उसमें जो अपनी भूल है उसको सुधार कर फिर से प्रयास करने की आवश्यकता है। यही मूल मंत्र होता है सफलता का। तो यहाँ भी जो स्वदेशी आंदोलन था ये रास्ता दिखाता है कि ये एक मार्ग हो सकता है या रास्ता हो सकता है, बस इसको थोड़ा सा एक सुनियोजित तरीके से करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब इसके बाद देखते हैं क्या होगा। इसमें साहित्य को बढ़ावा मिलता है, विज्ञान और साहित्य को आपने जैसा कि देखा कि उग्रवादी जो हैं वो बढ़ावा देते हैं, सही बात है, अच्छा होता है, इसका परिणाम भी अच्छा होता है। इसके अलावा भारतीय साहसिक जो राजनीतिक भागीदारी है वो सामने आती है, मतलब अब एकदम से सीना तान कर छाती ठोक कर ये सामने आते हैं कि भाई राजनीति में मेरा योगदान रहेगा। उसके अलावा राजनीतिक एकता की जो महत्ता है उससे लोग परिचित होते हैं, मतलब राजनीतिक अगर हम एकता जाहिर करते हैं या एकजुट हो जाते हैं तो इसका क्या फायदा हो सकता है ये लोगों ने देख लिया था।
भले ही वो फायदा कुछ समय के लिए दिखाई दे, लेकिन इसको लोग यहाँ पे समझ चुके थे, उसका स्वाद चख चुके थे, तो ये और ज़्यादा उसे प्राप्त करने के लिए लालायित होते हैं और भारतीयों के समक्ष उपनिवेशी जो विचार थे और संस्थाओं की जो वास्तविक मंशा थी वो उजागर हो जाती है। मतलब अब लोगों को ये रियलाइज हो जाता है कि अंग्रेज हमारे हितैषी नहीं है। अभी तक तो सारी गतिविधियां छिपी हुई थी, लोग पहले से ही जानते थे, लेकिन अब उन्हें एक प्रूफ मिल जाता है। असल में 1857 का जो रिवोल्ट था उसको बीते हुए 50 साल से भी ज़्यादा समय बीत चुका था। मतलब 50 साल से अधिक समय, करीब 60 वर्ष गुजर चुके थे। और ऐसी कंडीशन में इतने लंबे समय के गुजर जाने के बाद जो बीती हुई बातें हैं वो आदमी के दिमाग से स्किप कर जाती हैं या एक नई जनरेशन तैयार हो जाती है। 60 साल बहुत होता है, मतलब एक आदमी पैदा होकर रिटायर हो जाएगा, ठीक, इतना समय होता है। तो इतने लंबे समय में जो पीछे वाली यादें थी, मतलब पीछे की जो दमनकारी इनकी नीतियां थी, शोषण था, उन सब पे पर्दा पड़ गया रहता है। अब एक बार फिर से जब 1905 में ये विभाजन करके अपनी असलियत को सामने लाते हैं तो लोग एकदम से जले पर नमक उनके पड़ जाता है, भड़क जाते हैं। उन्हें पता लग जाता है कि ये किसी भी विधि हमारा भला नहीं चाहते। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए कांग्रेस का सूरत विभाजन होता है। देखिए 1905 का जो बंग भंग है उसके बाद सब कुछ टूटने फूटने लगता है। यहाँ अंग्रेज सफल होते हैं फूट डालने में, एक दरार पैदा कर देते हैं और वो दरार बाद में खाई का रूप ले लेती है, यानी चौड़ी हो जाती है। अब इसके साथ साथ जो कांग्रेस थी उसके अंदर भी खाई पैदा होती है, मतलब नरमपंथी और गर्मपंथियों के बीच में बहुत बड़ा मतभेद पैदा होता है। आपने ये भी देखा कि स्वदेशी आंदोलन की बागडोर जो थी वो उग्रवादियों के हाथ में चली गई थी। बाद में इन्हें नेतृत्व, मतलब बड़े नेता गिरफ्तार होते हैं और जो छोटे वाले हैं वो संभाल नहीं पाते हैं। आंदोलन दिशाविहीन होकर समाप्त हो जाता है, दमन हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो यहाँ दोनों के बीच में मतभेद होता है। अब इसका जो कारण है उसे हम देखेंगे। एक चीज़ और है कि कांग्रेस के जितने भी सेशन है वो महत्वपूर्ण है, खासतौर पे वो वाले जो इसमें सेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट काम हुआ है, जैसे कि कुछ फैसला लिया गया है, कोई प्रस्ताव पारित हुआ है, या विभाजन हुआ है, एकीकरण हुआ है, या कोई समझौता हुआ है। ये सब चीज़ें जो है ये महत्वपूर्ण है। अब देखिए इसमें सूरत विभाजन जो है ये 1907 का है, मतलब कांग्रेस का ये सूरत अधिवेशन था, सूरत में होता है और डेट है 1907 की। 1905 में बंग भंग होता है, 1906 में पाकिस्तान की नींव रख दी जाती है, मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है, ये बात है। और उसके बाद 1907 में कांग्रेस टूट जाती है। तो देखिए इसमें क्या होता है। जो उदारवादी हैं, यहाँ देखिए स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को केवल बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे। ये पहले वाली अपनी पॉलिसी पर अमल कर रहे थे। पीछे आपने देखा ना कि ये तब तक जो आम जनता है उसमें आंदोलन की बागडोर नहीं देना चाहते थे जब तक कि वो तैयार ना हो, मतलब इनके हिसाब से तैयार मालूम ना हो, तब तक ऐसा नहीं करना चाहते थे। तब तक वो पढ़े लिखे लोगों में ही इसको सीमित रखना चाहते थे और इसीलिए ये बंगाल तक ही सीमित थे और केवल विदेशी कपड़ों और शराब के बहिष्कार किए जाने के पक्षधर थे। मतलब इनका ऐसा मानना था कि विदेशी कपड़े और मतलब विदेशी जो वस्त्र हैं उन्हें और इनका जो लिक्वर है यानी शराब है उसका बहिष्कार किया जाना चाहिए। उग्रवादी क्या करते थे? तो उग्रवादी जो लोग थे वो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को न केवल पूरे बंगाल में अपितु देश के अन्य भागों में भी चलाए जाने का पुरजोर समर्थन कर रहे थे। और यहाँ पर ये सही थे, मतलब जो उग्रवादी हैं वो यहाँ पर सही है। इतना बड़ा स्तर का आंदोलन जब चलेगा तभी उसमें सफलता प्राप्त होगी। और इसमें विदेशी कपड़ों और शराब के साथ सभी सरकारी संस्थाओं, शिक्षण संस्थानों, न्यायालयों, व्यवस्थापिका सभाओं, सरकारी सेवाओं, नगर निगमों या नगर निकायों इत्यादि का भी बहिष्कार का जो मुद्दा है उसको भी सम्मिलित किया जाए, इसकी मांग हो रही थी। मतलब ऐसा होता है कि 1905 में जो बंग भंग है उसके बाद ये आंदोलन की पूरी रूपरेखा तैयार करते हैं और उसमें इनके बीच में पहले तो बातचीत होती है और प्रस्ताव रखे जाते हैं जिसमें कि उदारवादी कहते हैं कि नहीं, सिर्फ कपड़ों का बहिष्कार करो और शराब का बहिष्कार करो और आंदोलन को अभी बंगाल तक सीमित रखो, अभी ये बाहर फैलने के लिए तैयार नहीं हुआ है। और गर्मपंथी यहाँ पे मानते नहीं है। उनका ये कहना था कि ये जो स्वदेशी और बहिष्कार है इसको बाहर भी अप्लाई करना चाहिए ताकि लोग इससे जुड़े और उसके साथ साथ हमें जितनी भी चीज़ें अंग्रेज़ों की दी हुई है या अंग्रेज़ों का पूरा सिस्टम उसी को रिजेक्ट कर देना चाहिए, बहिष्कार कर देना चाहिए, ये इनका मानना था। और इसी को लेकर मतभेद काफ़ी बढ़ जाता है और उसके बाद अंत में हाथापाई की नौबत आ जाती है और विभाजन हो जाता है। विभाजन का मतलब ये है कि गर्मपंथी कांग्रेस से बाहर का रास्ता ले लेते हैं और एक बार फिर से कांग्रेस में 10 साल के लिए लगभग जो नरमपंथियों का वर्चस्व है वो स्थापित हो जाता है। इसके बाद स्वदेशी आंदोलन के दमन हेतु जो सरकार ने प्रयास किए थे वो कौन से थे, इन्हें भी देखना आवश्यक है। तो भाई देख लीजिए। देखिए राजद्रोह सभा अधिनियम जो था ये 1907 का है। राजद्रोह का आरोप लगाते थे। फौजदारी कानून में संशोधन कर दिया जाता है 1908 में। इसके बाद भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, समाचार पत्रों को कुछ भी अपनी मर्जी से छापने की इजाजत नहीं थी। इसके बाद आप देख लीजिए विध्वंसक पदार्थ अधिनियम, मतलब विस्फोटक आदि या मार काट का जो औजार है वो रखने पर जो एक्ट लगता था, मुकदमा अभियोग दायर होता था, वो है 1908 का। भारतीय प्रेस अधिनियम है 1910 का। तो ये सब जो है लगाम लगाने का या कुचलने का प्रयास है जो कि सरकार के द्वारा किया जाता है। अभी जो कसर रही सही रह गई थी, मतलब विभाजन और तोड़ने और फूट डालने वाली जो अंग्रेजों की नीतियां थी वो अभी पूरी तरह से यहाँ कारगर सिद्ध नहीं होती हैं। पूर्णाहुति हो जाती है मर्ले मिंटो सुधार में, जिसे आप कहते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ये मर्ले मिंटो सुधार क्यों कहा जाता है? सुधार का नाम तो अंग्रेजों ने दिया था, असल में ये बिगाड़ने वाली चीज़ थी। और यहाँ पर जो वायसराय था वो लॉर्ड मिंटो था और मर्ले जो था वो भारत सचिव था। ये दोनों के आपस में मिली भगत से लाया गया था।
इसमें अगर आप देखें तो जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद थे उनमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी जाती है। मतलब जो यहाँ पे निर्वाचित सदस्य होते थे उनकी संख्या को बढ़ा दिया जाता है। गैर सरकार निर्वाचित सदस्यों की संख्या अभी भी नामजद तथा बिना चुने हुए सदस्यों की संख्या से कम थी। और मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक जो प्रतिनिधित्व की प्रणाली है उसको डेवलप किया गया। मतलब सरकार का ये तर्क था कि मुस्लिम समुदाय जो है असुरक्षा महसूस कर रहा है, इसलिए उसके लिए पृथक निर्वाचन की आवश्यकता है ताकि वो राजनीति में अपनी सक्रिय भागीदारी कर सकें। और ये फूट डालने और एक तरह से जो स्थितियां थी उनको और बिगाड़ने की बात थी, और अंग्रेज यही चाहते ही थे। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे आप देख लीजिए, इसमें और भी चीजें हैं। निर्वाचित सदस्यों का जो चयन है वो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता था, मतलब सामने से कुछ भी नहीं होता था, इसे आप देख रहे हैं। इस प्रकार से भारत में पहली बार चुनाव प्रणाली का जो आगाज है वो होता है। लेकिन चुनाव प्रणाली कैसी थी? दोषपूर्ण थी। इसके अंदर कुछ भी सामने से नहीं होता था, सब पीठ पीछे होता था। इसके बाद व्यवस्थापिका सभाओं की अगर बात की जाए तो व्यवस्थापिका सभाओं के अधिकारों में वृद्धि की जाती है। उन्हें उनके पास और जो अधिकार है उनके पदभार में वृद्धि की जाती है। सदस्यों को आर्थिक प्रस्तावों पर बहस करने और उनके विषयों में संशोधन का प्रस्ताव रखने, कुछ विषयों पर मतदान करने, प्रश्न पूछने, साधारण प्रश्नों पर बहस करने और सार्वजनिक हित के जो प्रस्ताव है उनको प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया। पीछे आपने जो 1892 वाला है उसमें देखा कि ये जो अधिकार है ये बहुत सीमित होते हैं, लेकिन यहाँ पर उन अधिकारों में वृद्धि कर दी जाती है। तो परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन इसमें जो असली पृथक निर्वाचन वाली बात है वो निंदनीय है। इसके बाद आगे चलते हैं तो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी थी, मतलब वायसराय की जो कार्यकारिणी थी, उसमें एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था, मतलब ये लॉलीपॉप थमा दिया लोगों के हाथ में कि भाई हम भारतीय एक मेंबर भी इसमें घुसा रहे हैं, मतलब हम आपके भी पक्ष में हैं, आपके विरोधी नहीं। इसके बाद इन सुधारों के पीछे सरकार की मंशा क्या थी? तो मंशा ये थी कि राष्ट्रवादियों को आपस में ही लड़वा कर या झगड़ा लगाकर बंटवा दिया जाए और नरमपंथियों और मुसलमानों को लालच देकर सरकार के पक्ष में कर लिया जाए। मतलब सरकार तब से ये देख रही थी तमाशा, और ये महसूस कर रही थी कि ये जो नरमपंथी हैं ये लचीला रवैया अपनाते हैं तो आसानी से ये हमारे वश में हो सकते हैं। और मुस्लिम समुदाय जो है वो असुरक्षा की भावना से ग्रस्त हो चुका है, उसे ये लग रहा है कि हमारा भविष्य खतरे में। तो ऐसे में जरा सा हम उसे उकसाएंगे और डर दिखाएंगे तो वो हमारे फेवर में हो जाएगा, और उसके बाद सारा जो काम है वो आसान हो जाएगा, क्योंकि उग्रवादी जो है वो अकेले कुछ नहीं कर सकते, ये सरकार भी जानती थी। तो ये उद्देश्य था। इसके बाद देखिए, विधान परिषद के सदस्यों के उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से विभाजित न करने या परिभाषित न करने के कारण बहुत सारी भ्रम की जो स्थितियां हैं वो पैदा होती है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और निर्वाचन की पद्धति जो थी वो बहुत ज़्यादा अस्पष्ट थी। जब कुछ सामने से है ही नहीं है तो अस्पष्ट तो होगा ही। और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की जो प्रणाली थी, इसे प्रारंभ करना कालांतर में राष्ट्रीय एकता के लिए घातक सिद्ध होता है। आप देखिए कि जो बाद वाले एक्ट आते हैं उसमें और भी जो अल्पसंख्यक वर्ग था, मतलब मुस्लिमों के अलावा जैसे कि जो एंग्लो इंडियन थे या ईसाई थे या पारसी थे, इस प्रकार के लोगों के लिए भी पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया जाता है। बाद में आते आते एकदम से सांप्रदायिकता का रूप ले लेता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की जो नींव थी वो 1905 में ही डाली जा चुकी थी, बस उस पर जो अंतिम मुहर है वो 1947 में लगती है माउंटबेटन के द्वारा। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे सारांश देखिए। क्रांतिकारी गतिविधियों को देखेंगे, उनके उदय का कारण देखेंगे और उनके जो मुख्य कार्यक्रम थे उनको भी देखेंगे क्योंकि वो आवश्यक है। तो उदय का कारण देखिए, जो उदारवादी थे उनकी असफलता यहाँ दिखाई देती है। मतलब उदारवादी बहुत सक्सेसफुल नहीं होते हैं, बातें लंबी लंबी करते हैं लेकिन उन्हें कोई सार्थक रिजल्ट नहीं प्राप्त होता है। तो इसका नतीजा ये होता है कि जो युवा राष्ट्रवादी थे, आप जानते हैं कि युवाओं की जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। युवा अवस्था एक जीवन का ऐसा दौर होता है कि एनर्जी जो है वो हमारी बैटरी एकदम 100% चार्ज होती है। 100% हम चार्ज होते हैं और 100% चार्ज है तो हमारी एनर्जी जब एकदम इतने हाई लेवल की है तो काम भी वैसा ही होगा। हर काम में जल्दबाजी होती है, मतलब प्रतीक्षा करने का जो सब्र है वो नहीं होता है, इंतजार करने का जो धैर्य है वो नहीं होता है। और ऐसे में हम हर काम जल्दी करना चाहते हैं, पूरी सामर्थ्य उसमें झोंक देंगे, एकदम अपनी जी जान उसमें लगा देंगे और बदले में हमें रिजल्ट चाहिए, वो भी तत्काल चाहिए। तो ये वाली स्थिति यहाँ पे युवा राष्ट्रवादियों की थी। और जब वो देखते हैं कि ये नरमपंथी तो एकदम कछुए की चाल चल रहे हैं तो ये एकदम से उससे अलग हो जाते हैं, मतलब इनका मोह भंग हो जाता है। और आंदोलन के नेताओं का युवा शक्ति और ऊर्जा के सही प्रयोग को यहाँ पे करने का जो इस्तेमाल था वो असफल रहता है। मतलब चाहिए ये था, देखिए दोनों का यहाँ दोष है। युवा तो नासमझ थे, नासमझ का मतलब ये कि वो ये चीज़ नहीं समझ पा रहे थे कि ये प्रयास दीर्घकालिक है और तत्काल में इन्हें रिजल्ट चाहिए था। और इतनी बड़ी चीज़, मतलब देश की आज़ादी जैसी जो चीज़ है वो एकदम एक झटके में तो मिलेगी नहीं। तो ऐसे में जो नरमपंथी नेता थे, जो कि बुद्धिमान थे और बुद्धिजीवी थे, उनका ये कर्तव्य था कि ये युवाओं को समझाते और अपने फेवर में करते और उनकी एनर्जी का इस्तेमाल ठीक वैसे ही करते जैसे गाड़ी में इंजन होता है। गाड़ी को, कितनी भी बड़ी गाड़ी हो, एक जो बढ़िया पावर वाला इंजन होता है वो आगे खींचने का काम करता है। तो ये युवाओं की शक्ति क्या करती, उसे आगे खींचती, आंदोलन को आगे ले जाती। लेकिन नरमपंथी इस काम में असफल रहते हैं, वो इस ओर ध्यान ही नहीं देते। और इसका परिणाम ये होता है कि ये जो युवा वर्ग है एकदम से अलग थलग पड़ जाता है और अपने तरीके से काम करने लगता है। सरकार की दमनकारी नीतियों के कारण शांतिपूर्ण आंदोलन की संभावना जो है वो समाप्त हो जाती है। मतलब लोग ये सोच रहे थे अब तक कि शांति से काम निकल जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सरकार जो है वो सीधे तरीके से सुनने वाली थी नहीं।
मतलब दोनों प्रयासों की आवश्यकता थी। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मारपीट करके ही कुछ कर लेंगे, दोनों करने की जरूरत थी। इसके बाद आप नीचे देखें और भी चीजें हैं, जैसे युवा राष्ट्रवादियों में अतिशीघ्र परिणाम प्राप्त करने की जो अभिलाषा थी, यहाँ अभालाषा लिखा हुआ है, ठीक है, तो अभिलाषा थी। और जो युवा राष्ट्रवादी थे उनका प्रस्ताव जो प्रभावी संगठन बनाने का प्रयास था वो राष्ट्रवादी नेताओं की असफलता के रूप में दिखाई देता है। कहने का मतलब ये है कि ये तुरंत परिणाम चाहते थे, तत्काल इन्हें एकदम शॉर्टकट वाला रिजल्ट चाहिए था और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे। तो ये वाली अभिलाषा जो थी यहाँ पे एक नए राष्ट्रवाद के धड़े का उदय करती है। और साथ ही साथ जो युवा राष्ट्रवादी हैं वो एक प्रभावी संगठन बनाने में असफल रहते हैं। प्रभावी संगठन बनाने का इनका प्रयास रहता है कि एक ऐसा दल हम खड़ा करें जो कि हमारी विचारधारा के हिसाब से चले और देश को आज़ाद कराने के लिए अपना पूरा जो प्राण है उसका भी उत्सर्ग करने के लिए तैयार रहे। तो ऐसा करने में ये असफल रहते हैं क्योंकि ये इतने उग्र रहते हैं कि सरकार इनको तुरंत पकड़कर कुचल देती है, ये दिक्कत होती है। तो यहाँ समस्या है। उसके बाद आप देखिए मुख्य कार्यक्रम क्या है। यहाँ पर अलोकप्रिय जो सरकारी अधिकारी थे उनकी हत्या करना, मतलब उग्रवादी हैं तो भाई इनका काम भी उतना ही हिंसक होगा। तो ये जितने भी अलोकप्रिय लोग होते थे, मतलब प्रशासनिक सेवा के ऑफिसर्स होते थे जो कि अंग्रेजों के तलवे चाट रहे होते थे और खुद अंग्रेज भी होते थे, तो उन्हें मार डालते थे ये लोग। मतलब शासन को कमजोर करने का तरीका और हिंसात्मक गतिविधियों द्वारा शासकों को आतंकित करना, डराना कि नहीं हम ये वाला काम कर देंगे और तुम देखते रह जाओगे। और भारतीयों के मनोमस्तिष्क से अंग्रेजों के शक्तिशाली और अजेय होने का भय दूर करना, ये बहुत जरूरी था। आम जनता अभी भी ये समझती थी, मतलब ऐसा नहीं था कि पूरा भारत ये समझ रहा था, लेकिन अभी भी एक बड़ा समुदाय ऐसा था जो ये जानता था कि अंग्रेज जो है वो अजेय हैं, वो तो हमारे मालिक हैं, हमारे माई बाप हैं, अन्नदाता हैं, और वो अगर नहीं देंगे तो फिर कौन देगा। और उनके विरुद्ध हम आवाज़ कैसे उठाएं, क्योंकि गुलामी करने की तो हमें आदत पड़ गई थी। 400 साल 600 साल से हमने गुलामी झेली थी। आज़ाद रहने वाला जो सिस्टम था वो बहुत पीछे छूट चुका था। तो ऐसे में यहाँ पे गुलामियाँ जो है वो झेलते झेलते हमारी मानसिकता ऐसी हो गई थी कि हमारे ऊपर कोई राजा होना ही चाहिए। राजा के बिना हम चल नहीं सकते, राजा के बिना प्रजा जो है वो चल नहीं पाएगी। तो ये मानसिकता लोगों के मन से निकालना और इनके जो शक्तिशाली और अजेय होने का मुलम्मा लगा हुआ है, मतलब एक धोखा है, उसको हटा देना, दूर कर देना कि नहीं ये भी पराजित हो सकते हैं, बस पूरे मन से प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके बाद देखिए सरकार विरोधी जो लोग थे उन्हें सहयोग देना, उनके आधार पे सैन्य षड्यंत्र करवाना, सेना में जो बगावत होती है उसको करवाना, डकैती डालना, लूटपाट करना। अब इसके पीछे धन एकत्रित करना उद्देश्य था। धन इकट्ठा ये लोग कर रहे थे, लेकिन इसके पीछे टारगेट क्या है, पैसा इकट्ठा करके ये आंदोलन को और ज़्यादा मजबूत बनाना चाहते थे। ये आज के समय की डकैती नहीं है कि लूट कर अपना ऐश कर रहे हैं, दूसरे की मेहनत की कमाई छीन रहे हैं। यहाँ पे ये जनता का ही पैसा होता था जो कि अंग्रेज सरकार शोषण करके यहाँ से ले जाती थी, तो इसको ये लूट लेते थे और उसका इस्तेमाल राष्ट्रवादी गतिविधियों में करते थे। तो ये इनका तरीका था। अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो प्रथम विश्व युद्ध से पहले जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ थी, अब विश्व स्तर पर हमारा जो प्रभाव है या हमारे ऊपर जो विश्व का प्रभाव था वो कैसा था, ये हमें देखना है। तो पहला विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध यानी दूसरा वाला, ये दोनों विश्व इतिहास में बहुत बड़ी घटनाएं हैं। ये विश्व की दिशा निर्धारित करने का या उसके पूरे भविष्य का निर्धारण करने वाली घटनाएं कही जाती। तो भारत इससे अछूता तो है नहीं। और आप देखिए कि दोनों विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने हमें जबरदस्ती झोंकने का प्रयास किया। इसमें से जो पहला विश्व युद्ध होता है उसमें ब्रिटेन हमें यहाँ पे एक तरह से सामने का जो मोहरा है उसके तौर पर ले आता है। कहने का मतलब ये कि भारतीय सैनिकों का यूज करते हैं ये लोग। और द्वितीय विश्व युद्ध में भी ऐसा ही चाहते हैं, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध तक आते आते परिस्थितियां बहुत बदल गई रहती हैं, लोग सचेत हो गए रहते हैं और कांग्रेस भी भली भांति ये जान गई रहती है कि ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। तो एकदम से विरोध होता है, मतलब बिना सोचे समझे भारतीय सैनिकों को आपने युद्ध की आग में झोंक दिया, इसका कांग्रेस पूरा बहिष्कार करती है और जितने देश के लोग हैं वो इसके पक्ष में नहीं रहते। कुल मिलाकर ये चीज़ें हैं। तो यहाँ अगर आप देखें जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था उससे पहले की क्रांतिकारी गतिविधियाँ क्या थी। बंगाल क्षेत्र को पहले देखते हैं क्योंकि ये जन्मस्थली है क्रांतिकारियों की। तो 1902 मिदनापुर और कलकत्ता में प्रथम क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना होती है, जिसमें कि आप अनुशीलन समिति को देखते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं तो युगांतर नाम का जो साप्ताहिक पत्र है इसका प्रकाशन होता है 1906 में। 1905 के अगर समय को देखा जाए तो 1905 और 1906 का जो समय था उसमें क्रांतिकारी आतंकवाद का समर्थन और प्रचार करने वाले अनेक समाचार पत्रों का प्रकाशन आरंभ हो जाता है। उसमें से संध्या, युगांतर, ये सब आपको एक झटके में दिखाई दे रहे हैं। युगांतर समूह के सदस्यों द्वारा, ये 1907 की बात है, युगांतर समूह के सदस्यों द्वारा पूर्वी बंगाल के अलोकप्रिय भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर फुलर को, जो कि 16 अक्टूबर 1905, यहाँ आप देख रहे हैं 16 अक्टूबर 1905 से लेकर 20 अगस्त 1906 तक, यहाँ डेट दी हुई है एग्जैक्टली, 16 अक्टूबर 1905 से लेकर 20 अगस्त 1906 तक पूर्वी बंगाल और असम के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर रहा था, उसकी हत्या का असफल प्रयास किया था। ये सब मारने का प्रयास करते थे, ये लोग मारने की कोशिश करते थे, लेकिन अक्सर ये असफल हो जाते थे। उसके बाद 1908 की अगर हम बात करें तो 1908 में आप जानते ही हैं कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ये बम लेकर जाते हैं और बिहार का जो मुजफ्फरपुर जिला है वहाँ पे था जज किंग्सफोर्ड, उसकी हत्या का प्रयास करते हैं, लेकिन किंग्सफोर्ड की बजाय जो कैनेडी का परिवार होता है वो यहाँ पे मारा जाता है। मतलब मारने गए रहते हैं किसी और को और यहाँ पे निर्दोष लोग मारे जाते हैं, औरतें और बच्चे।
और उसके बाद होता यह है कि खुदीराम बोस जो है ये तो पकड़े जाते हैं, दोनों दो दिशा में भाग जाते हैं उसके बाद। और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ये पकड़े जाने से पहले ही आत्महत्या कर लेते हैं। खुदीराम बोस ये सबसे कम आयु में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी थे। मात्र 16 या 15 साल की उम्र इनकी थी उस समय, ठीक। और अंग्रेज सरकार इनके नाम से इतना थर्राती थी कि इनके शव के टुकड़े टुकड़े करवा के अलग अलग स्थानों पर फिकवाया, मतलब लाश किसी के हाथ नहीं लगने दी। मतलब सरकार को ये डर था कि अगर लाश लोगों के हाथ में लग जाएगी तो लोग और गुस्सा हो जाएंगे। इसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ आप देखिए अरविंद घोष, बारिंद्र कुमार घोष और इस प्रकार के अन्य जो लोग थे। अलीपुर षड्यंत्र केस जो था इसका अभियोग इनके ऊपर चलाया जाता है। अच्छा, खुदीराम बोस का नाम खुदीराम क्यों है? यहाँ पे खुदाई से कोई मतलब है नहीं, ये खुद्दी है। देखिए खुद्दी शब्द है, और खुद्दी जो है ये बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल क्षेत्र में जो चावल का कन होता है, मतलब चावल का जो छोटा टुकड़ा होता है, ऐसा नहीं कि सारे चावल जो है एकदम साबुत बासमती होते हैं, कुछ उसमें टुकड़े टुकड़े होते हैं, खंडा, तो उसको खुद्दी कहा जाता है। और जब ये पैदा हुए थे तो इनकी बहन ने खुद्दी का मूल्य देकर इन्हें खरीद लिया था। मतलब कहने का तात्पर्य है कि इनकी बड़ी बहन उस समय इनसे काफ़ी ज़्यादा उम्र का फासला होता था, तो वो एक तराजू के पलड़े पर इनको बैठाती हैं और दूसरे पलड़े पर चावल का जो कन होता है यानी खुद्दी उसको रखती हैं और इन्हें तौलती हैं और उसके बाद अपने पास ले आती हैं, मतलब मूल्य देकर। तो ये वाला जब सिस्टम होता है तो उसके बाद इनका नाम खुद्दीराम और बाद में खुदीराम पड़ जाता है। ये काफ़ी जुझारू थे। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए 1908 का जो समय है, पुलिन दास के नेतृत्व में ढाका अनुशीलन समिति के सदस्यों द्वारा 12 क्षेत्र जो था वहाँ पे डकैती डाली जाती है। ढाका अनुशीलन समिति ये जो पूर्वी बंगाली क्षेत्र था वहाँ पे सक्रिय थी। और 1909 की अगर हम बात करें तो अलीपुर षड्यंत्र केस से संबंधित जो सरकारी प्रोसिक्यूटर थे उनकी कलकत्ता में हत्या कर दी जाती है। मतलब ये सरकारी प्रोसिक्यूशन में थे और ऐसे बचाव पक्ष को यहाँ पे मार डाला जाता है। इसके बाद 1912 में चलते हैं तो 1912 में रास बिहारी बोस और सचिंद्रनाथ सान्याल इन्होंने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर दिल्ली के चांदनी चौक में बम फेंका था और 13 लोग गिरफ्तार हुए थे और दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत इन पर मुकदमा चलाया जाता है। संध्या और युगांतर नाम के जो समाचार पत्र थे उनके द्वारा क्रांतिकारी आतंकवादियों की जो उक्त गतिविधियां थी उन्हें पूरा समर्थन मिलता है। ये सब यहाँ पे फायदा है। उसके अलावा जतिन दास और युगांतर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन षड्यंत्र, ये सब चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। जतिन दास जो थे ये भगत सिंह के समय के थे। इसके बाद आप आगे चलिए, अब ये तो बंगाल क्षेत्र था। जतिन दास के बारे में अगर देखा जाए तो इन्होंने 62 दिन का उपवास रखा था, मतलब लगातार ये 2 महीने तक भूख हड़ताल किए थे और इनको भोजन कराने का और पानी पिलाने का जो प्रयास होता था अंग्रेज सरकार का वो विफल चला जाता था। ये जेल में ठूसे गए थे और वहाँ पे राजनीतिक बंदियों का जो बर्ताव है वो क्रांतिकारियों के साथ होना चाहिए, मतलब इन्हें आतंकवादी न ठहरा दिया जाए, इसी के एवज में भूख हड़ताल हो रही थी। तो सभी लोग प्रचंड विरोध करते थे। मतलब सरकार क्या करती थी, जो पानी के मटके होते थे उनके स्थान पे दूध के और बढ़िया जो मिठाई के बर्तन होते थे वो रखवा देती थी, लेकिन ये क्रांतिकारी उन सारी चीज़ों को बाहर फेंक देते थे। उसके बाद जबरन नाक में ट्यूब घुसाकर और मुंह में ट्यूब घुसाकर जब भोजन कराने का प्रयास किया जाता था ताकि ये मरे नहीं, अगर ये मर जाएंगे तो फिर असंतोष जो है वो और भड़क जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये लोग मिर्ची का जो धुआं होता है वो ले लेते थे या मक्खियाँ निगल लेते थे ताकि जो खाया पिया है वो बाहर आ जाए या इतनी खांसी आए कि ट्यूब नाक में डाली ही न जा सके। तो इस प्रकार के हथकंडा अपनाते थे। उसमें से सबसे ज़्यादा जुझारू थे जतिन, और ये इतना भयंकर यहाँ पे अनशन करते हैं कि अंत में सरकार इन्हें खिला पिला नहीं पाती है और इनका देहांत होता है 2 महीने बाद, यानी 62 दिन की अवधि के बाद। इसके बाद महाराष्ट्र को देखते हैं तो महाराष्ट्र में 1879 में चलते हैं। वासुदेव बलवंत फड़के, इनका रामोसी कृषक दल जो है ये क्रांतिकारी गतिविधियों का शुभारंभ करता है। उसके बाद नेक्स्ट 1890 बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र के लोगों में स्वराज के प्रति आस्था जगाने और आतंकवादी गतिविधियों के लिए युवाओं के बीच में लोकप्रिय बनाने का, मतलब इसे लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया था। और इसके लिए क्या करते हैं, धार्मिक सहारा लेते हैं। धार्मिक सहारा मतलब शिवाजी महोत्सव और गणेश महोत्सव जो है, गणपति महोत्सव, उसको ये शुरू करते हैं और उसी बहाने ये राष्ट्रवाद की भावनाओं का संचार करते हैं। इन्होंने अपने पत्रों मराठा और केसरी के द्वारा भी क्रांतिकारी आतंकवाद को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया था। और यहाँ अगर आप देखें तो पूना प्लेग समिति के जो प्रधान थे श्री रैंड और लेफ्टिनेंट एयर्स्ट, इनकी चापेकर बंधु हत्या कर देते हैं। और जब हत्या करते हैं तो सरकार को ये लगता है कि जो तिलक अपने अखबारों में, मतलब मराठा और केसरी में अपना लेख छाप रहे हैं, तो उसमें इन्होंने अफजल खां और शिवाजी की भेंट वार्ता का एक जिक्र छापा था, मतलब आर्टिकल छापा था और दिखाया कि शिवाजी जो है यहाँ पे व्यक्ति थे, मतलब मराठा शक्ति के वास्तविक संस्थापक। उन्होंने घोर राष्ट्रवाद का परिचय दिया और वो बगनखा पहनकर जाते हैं और कुचलने वाली जो साम्राज्यवादी सत्ता थी यानी अफजल खां, उसका वध कर देते हैं। हत्या नहीं करते, वध कर देते हैं। तो ये जो वध शब्द होता है ये एक तरह से अधर्म के विनाश के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब भगवान जो है वो अवतार लेते हैं और राक्षसों का वध करते हैं, ऐसा कुछ। तो इससे प्रेरित होकर जो चापेकर बंधु हैं वे यहाँ पे मर्डर कर रहे हैं, सरकार को ऐसा लगता है और इसी का आरोप लगाकर वो तिलक को जेल में डाल देती। ये सब चीज़ें फिलहाल आगे चलते हैं। विनायक दामोदर सावरकर को देख लेते हैं। तो विनायक दामोदर सावरकर और उनके बड़े भाई थे गणेश दामोदर सावरकर, मतलब सावरकर बंधु।
1899 की बात है। गुप्त सभा मित्र मेला की ये स्थापना करते हैं। यहाँ मिल मेला लिखा है, मित्र मेला होगा, ये एक सभा थी। उसके बाद मित्र मेला का जो यहाँ पे अभिनव भारत में विलय होता है। देखिए 1899 में मित्र मेला के नाम से ये संगठन सामने आता है और 1904 का जो दौर था उस समय असंतोष की आंधी भड़की हुई थी, तो ये अभिनव भारत के नाम से विख्यात हो जाता है। और 1909 में अभिनव भारत जो है, इसके जो सदस्य थे, एक सदस्य थे, इनका नाम था अनंत कान्हेर। इनके द्वारा नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी जाती है। ये एक अच्छा काम होता है। इसके बाद पंजाब में चलते हैं। पंजाब में और विदेशों में भी कुछ होता है, उसको भी देखना है। पंजाब में अगर आप देखें तो यहाँ पर क्रांतिकारी आतंकवाद को प्रोत्साहन देने में लाला लाजपत राय का पहला हाथ था। उसके अलावा अजीत सिंह, आगा हैदर और सैयद रजा, इसके अलावा भाई परमानंद, लालचंद फलक, सूफी अंबा प्रसाद, इस प्रकार के लोग जो हैं ये मेन जो रोल है वो प्ले कर रहे थे। तो यहाँ तक हमने पंजाब क्षेत्र को देखा। उसके बाद विदेशों में चलते हैं। तो विदेश में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे श्यामजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर, मदन लाल ढींगरा, लाला हरदयाल, इनकी भूमिका थी। आप गदर पार्टी को देखते हैं या इस प्रकार के और भी जितने भी हैं। इसके बाद 1905 में आप देखिए श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना विदेश में की जाती है। इंडिया हाउस में से एक समाचार पत्र का प्रकाशन होता था जिसका नाम था सोशियोलॉजिस्ट, यानी समाजवादी, और इसका प्रकाशन शुरू होता है। इसके बाद इंडिया हाउस में ही सावरकर ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पर प्रसिद्ध पुस्तक को लिखा था। इसके बाद 1909 में चलते हैं तो मदन लाल ढींगरा ने कर्नल विलियम्स और कर्नल वाइली, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। आर.एस. राणा और श्रीमती बीकाजी रुस्तम कामा ने पेरिस से क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखने का प्रयास किया। मतलब यहाँ पे हाथ से बना हुआ जो राष्ट्रध्वज है उसका आरोहण करती हैं बीकाजी कामा। ये आप देखते हैं, कमल के फूल आदि उसमें बने रहते हैं। मतलब वो आज के तिरंगे से काफी भिन्न रहता है, लेकिन देश के नाम का वो पहला झंडा होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। वंदे मातरम नाम की जो समाचार पत्रिका है उसको छापने का प्रयास किया गया। लाला हरदयाल के अमेरिकी क्षेत्र से जर्मनी पहुंचने पर, अमेरिका से जर्मनी पहुंच जाते हैं, वहां पे क्रांतिकारी गतिविधियां तेज हो जाती हैं क्योंकि अमेरिका और जर्मनी ये उस समय कट्टर शत्रु हुआ करते थे। इसके बाद आगे चलते हैं। वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ये प्रमुख नेता थे। उत्तरी अमेरिका में लाला हरदयाल, रामचंद्र, भावन सिंह, करतार सिंह सराबा, बरकतुल्ला, भाई परमानंद, ये सब गदर पार्टी के गठन के लिए जिम्मेदार होते हैं। मतलब ये फाउंडिंग मेंबर्स कहे जा सकते हैं। यहाँ तक हमने देखा। अब इसके बाद गदर पार्टी या गदर कार्यक्रम था क्या, तो इसे हमें देखना है और ये होगा अगले लेक्चर में। इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।